बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? आपको ये सर्वर तो नज़र आ रहा होगा कि आज जो मैंने नावल सेलेक्ट किया है वो अप्रैल 2000 के ख़वातीन डाइजेस्ट में से नावल सेलेक्ट किया है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, कज़न बेस्ड है, डॉक्टर बेस्ड है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। बहुत मज़े की स्टोरी है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। ये सालगिरह नंबर है ख़वातीन डाइजेस्ट का ना, कि मतलब ख़वातीन डाइजेस्ट की सालगिरह पे जो मतलब खूबसूरत से नावल उन्होंने इस मंथ में शाया किए थे, उनमें से एक मैंने सिलेक्ट किया है। नावल है हरफ ताज़ा की नई खुशबू। फरजाना इस्माइल का ये नावल है। इसकी तफसील मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस थीम पे ये बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरफ ताज़ा की नई खुशबू। वो यशल ही को तलाश करता हुआ बड़े कमरे में आया था, मगर अपना नाम सुनकर बेख्तियार ही बाहर थम गया था। उमर भाई का तो मुझे बताया है, यशल ने। अंदर कमरे से उमर की चचाजाद बहन सुंबल की आवाज़ आ रही थी। उमर और यशल उसकी फुफोजाद शहला की आवाज़ में हैरानी सी थी। हाँ भाई, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। लव्स अंडरस्टैंडिंग पर खूब जोर दिया था सुंबल ने, और फिर दोनों हंस पड़ी थी। चलो आंटी को लड़का ढूंढना नहीं पड़ेगा। सुंबल की हंसी बड़ी तंजिया थी। दरवाजे में खड़े उमर के जिस्म का सारा खून गोया सिमट कर उसके चेहरे पर जमा हो गया था। महज ये 3 जुमले उसे ज़हनी तौर पर बिल्कुल उलट पलट कर गए थे। जी चाह रहा था अभी यशल अहमद के सामने आ जाए और वो लम्हा की ताख़ीर किए बगैर उसका गला दबा दे। वो खून के घूंट पीता हुआ एक झटके से वापस पलटा था। सुन ली आपने इनकी बातें? सामने भी मुतबस्सम सा चेहरा लिए जगमगाती आंखों के साथ खड़ी थी, हाथ में हेयर ब्रश लिए गहरे सब्ज लिबास में। अभी तो उसने कपड़े बदलकर बाल बनाने ही शुरू किए थे कि शिजा ने बताया कि उमर भाई उसे तलाश कर रहे हैं। तो वह यूं ही बाहर निकल आई थी उसकी तलाश में। सुंबल और शहला की बातें उसने भी सुनी थी, मगर सुनकर जोर की हंसी आई थी उनकी जहनियत पर। ना जाने उनकी कौन सी बातों के ये मायने अक्स करके वो उससे और उमर को मौजूद गुफ्तगू बना रही थी। तुमने कुछ तो कहा होगा। जो सुंबल ने ये बात कही, उमर अहमद को ना उसकी बेरया आंखें नजर आई, ना शफाफ चेहरा। फिर हंसी ने तो गोया आग ही लगा दी थी उसके अंदर। हंसी की आवाज़ पर सुंबल ने बेख्तियार ही पलट कर देखा था, साथ ही उसका रंग भी उड़ा था। मगर दूसरे ही लम्हे वो हैरान रह गई जब उमर ने यशल का हाथ बड़े जारहाना अंदाज में पकड़ा था। वो सांस रोककर बड़े गैर महसूस अंदाज में उधर मुतवज्जो हो गई थी। तुम कितना जहरखन लहजा था उसका, और उससे ज़्यादा जहर तो उसके चेहरे पर था। हैरत व बेयकीनी से यशल अहमद के हाथ से ब्रश छूटते छूटते बचा उसका लहजा और चेहरे के तासुरात। वो सुन सी होकर रह गई। क्या हुआ उमर भाई? हिम्मत करके उससे खुश लबों पे जबान फेरी। वो तो तुम मुझे बताओगी। उससे यकदम ही बड़ी सख्ती के साथ उसके हाथ को झटका दिया था, और नाजुक कलाइयों में पड़ी सब्ज़ो जद नफीस सी कांच की चूड़ियाँ ज़बरदस्त एहतजाज के साथ बज उठी थी। एक आध चूड़ी टूटकर यशल की कलाई को जख्मी कर गई थी, मगर उसे होश कहाँ था। वो तो हर किसी की परवाह किए बगैर तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला था। वो भी तकरीबन भागती उसके साथ साथ चल रही थी कि हाथ उमर की गिरफ्त में था। शुक्र के राहदारी में कोई ना था उस वक्त। सुंबल ने कारपेट पर बिछी सफ़ेद चांदी पर पड़ी जर्द और सब्ज चूड़ियों के टुकड़े को अजीब तमानियत के साथ देखकर उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? शैला ने हैरत से उसे देखा। चूंकि दरवाज़ा उसकी पुश पर था, इसलिए वो कुछ भी देख ना पाई। अभी आ रही हूँ, बड़े खुशगवार अंदाज में मुस्कुराई हुई मुस्कुराती कमरे से निकल गई। उसका रुख सामने कमरे की तरफ था। तुमने क्या बताया है अपने और मेरे बारे में सुंबल को? कमरे में आकर झटके से उसका हाथ छोड़ा था। वो गिरते गिरते बची थी। जी, मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी लड़कियों के जम्मे गफीर में तुमने अपने खुद साख्ता दास्तान सुनाई है। वो बहुत ज़ोर से धाड़ा था। ये क्या कह रहे हैं आप उमर भाई? मारे हैरत की आंखें फट सी गईं। इतनी बेअतबारी बनो मत, सुन तो तुम भी चुकी हो। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो तेज़ी से उसके करीब आया था। बस इतना बता दो, मामी भी तुम्हारी प्लानिंग में शामिल है या नहीं? बड़ा जहरीला सा लहजा था उसका। वो मुंजमद सा जहन लिए उसे देखती रह गई। कुछ लम्हे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैसे उसे समझाए, कैसे अपनी सफाई पेश करे, उसे बताए कि जो बातें वो दोनों कर रही थी उसके दिलो दिमाग के किसी कोने में नहीं थी। ना कभी गलत अंदाज में उसने उमर के बारे में कोई बात की थी उनसे। ना जाने सुंबल ने उसकी कौन सी बात पकड़ी थी। वो हरासा सी हो गई। वो उस वक्त शदीद गुस्से में था, और ये रूप यशल अहमद ने कभी ना देखा था उसका। वो तो हमेशा ही बड़े धीमे अंदाज में पेश आता रहा था। वो खौफजदा सी होकर उसे देखने लगी, आंखें बार बार भर आ रही थी। ये बताओ मुझे, फांसी का ख्याल तुम्हारे दिल में आया कब? कार्नस पर रखा
बड़ा खूबसूरत सा नफीस सा क्रिस्टल का गुलदान उठाकर उससे सामने दीवार पर दे मारा था। उसका बस चलता तो शायद उसके सर पर तोड़ता। उस वक्त वो एक झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखती हुई गोया साकत सी होगी, बेयकीनी थी उसकी आंखों में। क्या कह रहा था वो? उसे एक लम्हे उसकी शिद्दत से ख्वाहिश हुई कि अभी उसी वक्त ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे हैरत हुई ये अल्फाज सुनने के बाद वो खड़ी कैसे रह गई। उसे तो बस यूं लगा था जैसे किसी ने सरे बाजार उसे बेलिबास कर दिया। वो कितना आइडलाइज करती थी उसे, उसकी धीमी और बावकार सी शख्सियत की बिना पर उसकी देखा देखी उसे भी डॉक्टर बनने का शौक पैदा हुआ था। आज वो अपना क्लिनिक चला रहा था और वो मेडिकल के 4th ईयर में थी। पूरे 3 साल कॉलेज में भी उसके साथ गुजारे थे। वो उसका फूफीज़ाद था, इस नाते आना जाना भी बहुत था। यूं भी वो अपनी फूफो के बेहद करीब थी, अक्सर ही उनके यहाँ पाई जाती थी। पढ़ाई में भी वो बहुत हेल्प करता था। उसकी बड़ी तवज्जो यगानगत के साथ थी कुर्बत के बावजूद। यशल अहमद के जहन में इस तरह की फजूलियात नहीं थी। उसका जी चाहा उमर अहमद के टुकड़े टुकड़े कर दे। मेरा आइडियल क्यों तोड़ दिया आपने? वो गुमसुम सी भीगता चेहरा लिए उसे देखती रही। ये कैसा नया रूप था उसके लिए। तुम बोलती क्यों नहीं हो? वो जोर से चीखा। आप उसके लब आहिस्ता आहिस्ता हिले थे। आप मुझे मार देते जान से। उससे बाएं हाथ की पुश से आंसू पूछे। रुक 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 बोली सदमे से चूर बेयकीन से लहजे में। मेरा गला दबा देते, जिंदा गाड़ देते इसी फर्श में, मगर यूं तो ना उतरते अपने मकाम से। आपको किसने हक दिया कि आप मुझे यूं जलील करें? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। सुना आपने? मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी इस बात के लिए। वो एकदम ही फूट फूट कर रोती हुई कमरे से निकली। एकदम ही उमर अहमद के दिल को कुछ हुआ था। उसके लहजे की बेयकीनी, लहजे का दुख उसकी बेगुनाही का यकीन दिलाता हुआ महसूस हुआ। एकदम से उसे सब कुछ वीरान सा लगने लगा और दिल जैसे बिल्कुल खाली हो गया था। वो अजीब बेचैनी बेकरारी के आलम में बेड पर ढेर हो गया। कितनी ठंड सी पड़ी थी जिस्म जान में यूं उमर अहमद से बदला लेकर। क्या कमी थी भला सुंबल में जो उमर अहमद ने उसे शादी से इनकार किया, वो भी कोई वजह बताए बगैर। हालांकि वो उसकी भाभी की बहन भी थी और साथ ही चचाजाद भी। फिर उस पे भला कमी भी क्या थी? हसीन और खूबसूरत होने के साथ साथ तालीम याफ्ता भी थी। और जब उसने शहला भाभी से सुना कि वो लोग उमर अहमद के लिए यशल अहमद के बारे में सोच रहे हैं, और ये बात सुंबल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके मुकाबले में यशल अहमद को तरजीह दी जाए। सोची समझी स्कीम के तहत उसने ये प्लानिंग की थी और वो उसमें कामयाब भी रही थी। सॉरी यशल, मगर मैं उमर अहमद को तुम्हारे लिए भी नहीं छोड़ना चाहती थी। एक जहरखंद मुस्कुराहट के साथ सुंबल ने आंसू बहाती यशल अहमद को कमरे से निकलकर नीचे पोर्शन में बने रिहायशी कमरों में से एक कमरे में गुम होते देखा और बड़बड़ाती हुई साइड से निकल आई। और उसके बड़बड़ाहट सुनकर पिछली साइड से आता आंसर बड़े जोर से चौंका था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, वो गोल जीने की तरफ बढ़ चुकी थी। चंद लम्हे खड़े होकर उसने सुंबल के अल्फाज पर फिर गौर किया और किसी ख्याल के आते ही उससे बड़ी खामोशी से उमर के कमरे में झांका। वो बड़े बेतरतीब अंदाज में बेड पर पड़ा हुआ था। हुआ क्या है? वो चकरा सा गया। शीशा के कमरे से मुल्क बाथरूम में घुस कर कितनी ही देर तक वो आंसू बहाती रही। 2 दफ़ा शीज़ा दरवाज़ा पीट कर जा चुकी थी। मलिहा आपा की रस्म होने वाली थी, उसे आवाज़ें दी जा रही थी। बमुश्किल तमाम उससे अपने आप पर काबू पाकर निकली। हल्की सी लिपस्टिक लगाई और आईने में खुद को देखती हुई बाहर निकल आई। लाउंज में पहुंची थी कि सामने से पुप्पो आती दिखाई दी। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक? उसे देखकर पुप्पो के चेहरे पर फिक्रमंदी सी छलकी थी। क्या हुआ? मेरी तबीयत को कहीं दुर्गत बनते तो नहीं देख ली? वो उसे खौफ सा आया। और नहीं तो क्या, चेहरा भी कितना उतरा हुआ लग रहा है। नसर ने तो अभी मुझे बताया। कब से सर में दर्द है? पुप्पो ने अपने मखसूस मुलायम लहजे में कहते हुए उसका माथा छुआ। हाँ अब तो कम है। नसर की तरफ से उलझन का शिकार होकर वो बोली, कहाँ? शक्ल से तो नहीं लग रहा। रस्म में शरीक हो लो फिर आराम कर लेना। नहीं पुप्पो, अब तो मैं ठीक हूँ, आइए चलें। उनका हाथ पकड़कर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। ये शल की नज़र बेख्तियार ही उस पर पड़ी थी। दूसरे लम्हे पुप्पो का हाथ छोड़कर वो ऊपर भी पहुंच गई, जबकि पुप्पो अभी दूसरे ही जीने पर थी। लिहाफा की रस्म कब की शुरू हुई और कब ख़त्म हुई? खाली जहन लिए गुमसुम सी तमाम रसूमात में शरीक रही। बारहा शीज़ा ने टोका भी, मगर उसे जैसे बार बार अपने जहन को माहौल में हाजिर रखने की कोशिश करनी पड़ रही थी। वो तो सुंबल और शहरा भाभी की तंज़िया मतपसंद नज़रों से भी बिल्कुल बेखबर थी। शीज़ा ने कई बार कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर चुप ही हो गई कि उसके चेहरे पर बड़ी सी खामोशी मुंजमद थी। क्या हुआ? ये शल रस्म के बाद सब मेहमान बाहर लॉन में खाने में मसरूफ़ थे और वो कमरा समेटने के बहाने इमली आपा के पास रुकी। कुछ नहीं, इमली आपा कारपेट पर बिछी सफ़ेद चांदनी पर से गुलाब और गेंदे की पत्तियां चुनते हुए बड़े मसरूफ़ अंदाज में उससे कहा। तबीयत ठीक नहीं है? उसका उतरा चेहरा उनकी नज़रों से छुपा ना रह सका। नहीं अब तो सब ठीक है। उससे तेजी से पलकें झपकी थी कि आंसू भेद ना खोले, मगर भरपूर कोशिश के बावजूद भी कई कतरे रुखसारों पर आ ठहरे। जख्म अभी कच्चा जो था। क्या हुआ? ये शल मलिहा बेकरार सी हो गई।
वो थी उसे इतनी अजीज़, फिर शुरू दिन से ज़्यादातर उनके यहाँ रही थी, सो दिल के बहुत करीब मालूम होती थी। मलिहा आप चली जाएंगी? कुछ समझ में ना आया तो उनके गले लगकर बड़ी बेकरारी से रो पड़ी और साथ ही उन्हें भी रुला गई। क्या हो गया है भैया आप दोनों को? सुंबल की आवाज़ पर दोनों चौंकी। वो सामने खड़ी कदरे तंज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। चले आपका रोना तो समझ में आता, मगर ये मोहतरमा क्यों आंसू बहा रही हैं? उससे बड़े काटदार लहजे में कहते हुए ईशल को देखा। लम्हा भर को तो वो गुमसुम हो गई थी। मिलिया ने भी चौंक कर उसे देखा। तुम्हें तो पता है हम लोग एक दूसरे से भी कितना अटैच रहे हैं, इसलिए कुदरती तौर पर इसे भी महसूस हो रहा है। उसकी आंखें पोंछ कर अपना चेहरा उन्होंने साफ किया था। हाँ जी हाँ, अटैच तो आप लोग वाकई एक दूसरे से बहुत है। सुंबल का अंदाज अजीब था। मिलिया ने कदरे हैरानी से उसे देखा मगर चुप रही। और उमर भाई नजर नहीं आए? पूरी तकरीब में नजर तो मैं भी नहीं आया था, मगर तुमने मुझे तो नहीं पूछा। नजर अंदर घुसता हुआ बोला। पीछे सीढ़ियों पर ही उमर भी था। ऊपर चढ़ते हुए सीधी नज़र उस पर पड़ी थी। उतरा हुआ चेहरा लिए मलिया आपा के साथ बैठी थी। एक दफ़ा फिर गुस्सा आया और वहीं से वापस पलट गया। ज़रूरत ही नहीं समझी। वो हंसी थी। कहाँ है उमर भाई? उसने फिर पूछा था। दोनों का रद्द-ए-अमल भी तो देखना चाहती थी सबके सामने। देखो कि सफाई कर रहे हैं, तुम जाकर हाथ बटा दो। उससे पलट कर देखा, वो सीढ़ियाँ उतर रहा था। वैसे ये तो खालिस ख़वातीन की तकरीब थी, हम लोगों का काम तो बाहर का था। अब पता नहीं क्यों तुमने उमर भाई की ज़रूरत समझी। उसकी तरफ दोबारा रुख करके वो बोला। बड़ा गहरा सा लहजा था उसका। नज़र नहीं आए थे इसलिए पूछा था। वो कदरे चिढ़ गई। नज़र तो मैं भी नहीं आया था। उससे जीरा की। तुम्हें देखा था, उन्हें नहीं, यानी उनका नज़र आना ज़रूरी था। वो आराम से उसके सामने बैठ गया था। माई गॉड, तुम क्या बात की खाल निकालते हो? अब कि वो ज़रा सी झिंझला कर उसे देखने लगी। और तुम बंदे की खाल खींच लेती हो? बज़ाहिर बड़ा हल्का फुल्का लहजा था नसर का। वो एकदम से सर उठाकर उसे देखने लगी। तुमसे एक ज़रा सी बात पूछी थी, तुम सही से जवाब भी दे सकते थे, मगर तुम तो वो बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ी हुई। तुम्हारी तरह भुस में चिंगारी डालने की आदत हो गई है। वो हल्का सा मुस्कुराया। सुंबल का चेहरा सुर्ख हुआ था। उसी वक्त मलिहा आपा बोल पड़ी। छोड़ो भाई नसर, उसने ऐसे ही पूछ लिया था। मलिहा आपा ने उसका सुर्ख चेहरा देख लिया। तुम क्यों अब तक मुंह में लड्डू लिए बैठी हो? हम लोग तो हजम कर चुके। वो वाकई अब यशल की तरफ मतवज्जा हो गया था, जो उनकी बातों से बेखबर खामोश बैठी हुई थी। उसकी बात पर चौंकी थी। इसे तो माफ़ी रखो, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। मलिहा ने उसके बाल संवारे। देखिए अब कब ठीक होती है इनकी तबीयत। सुंबल कहते हुए कमरे से निकलने को थी। वजाहत करती जाइए मोहतरमा। से फिर उसकी तरफ पलटा। कुछ बातों की वजाहत नहीं की जाती, वो खुद बहुत समझ में आ जाती है। वो कमरे से निकल गई। मलिहा ने पहले हैरानी से जाते हुए सुंबल को देखा, फिर नसर को, आखिर में ईशल को, जो तमाम बातों से बेनियाज यूं बैठी थी गोया उसके मुतालिक बात ही ना हो रही हो। ये सुंबल कुछ पुरअसरार बातें करके नहीं गई है। वो अपना बायां हाथ गाल पर रखते हुए हैरानी से गोया हुआ था मलिहा आपा से। और वो भी उसकी हमनवा थी। रात 12 बजे सब मेहमानों के जाने के बाद वो भी अब्बू और मार भाई के साथ जाने को तैयार थी। तुम क्यों जा रही हो? अम्मी की तो सुनते ही तीवरियां चढ़ गई थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वो दिले गम से उसका लहजा अच्छा नहीं था। तो क्या यहाँ इतनी जगह नहीं है कि तुम सुकून से कहीं लेट सको? उनके लहजे में नागवारी थी। आप रहे, मुझे जाने दे। वो कह रही थी कि शीज़ा आ गई और उसे जाने को तैयार देखकर हैरत ज़दा रह गई। तुम कहाँ चली? घर और कहाँ? मुश्किल तमाम मुस्कुराई थी। ये किसका घर है भाई? तुम्हारा राशन तो मामी वैसे भी इधर ही डलवाती हैं। वो हैरानी से कह रही थी। कल आ जाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है। उसे टाला। डॉक्टर और दवाएं सब कुछ मौजूद है डियर। मामू से बातें करते उम्र को देखकर वो मुस्कुराई थी। क्या तो रही हूँ, कल आ जाऊंगी। वो झुंझुलाई थी। दिमाग खराब है। जवाबन वो भी चिढ़ गई थी। और इन तस्वीरों का क्या होगा जो उमर भाई के लिए हम लोगों ने जमा की थी, वो भी इतने मुश्किल से? वो उससे गोया तब का याद दिलाया। मुझे तो अब तुम माफ़ ही रखो शीज़ा इन सब बातों से। उसका लहजा सर्द हो गया था। शीज़ा ने चौंक कर उसे देखा। उस तरह का अंदाज तो कभी नहीं होता था। और क्या हो गया है तुम्हें एकदम? उसकी हैरानी अब परेशानी में तब्दील होने लगी। शाम से देख रही थी, बड़ा लिया दिया और अलग थलग सा अंदाज था उसका। उसी के साथ मिलकर किसी काम में मदद भी नहीं करवाई। दिमाग ख़राब हो गया है। सामने खड़े उमर पर अभी नज़र पड़ी थी, तभी लहजा जहरखंद हो गया। हाँ तो डॉक्टर को बुला देते हैं ना भाई। उससे मामू के पास खड़े उमर को आवाज़ दी। वो शीज़ा की तरफ पलटा और ये अब्बू की तरफ बढ़ गई। क्या बात है? वो करीब आ गया। कान खींचे येशल की बच्ची के। ज़रा ज़ोर ज़ोर से जाने को पर तोड़ रही हैं मोहतरमा। वो उससे उसकी शिकायत करने लगी। तो जाने दो, दूसरों की फिक्र कम पाला करो। उसके जवाब पर शीज़ा भौंचकी रह गई थी। भाई दूसरे ही लम्हे वो सिटपटाई थी। वो कोई ज़्यादा दूर तो ना था। जाओ भी, दिमाग ख़राब ना करो। वो बेजार सा पलट गया था। उसने परेशानी से जाते हुए भाई की पुश्त को देखा। दिमाग तो वाकई दोनों का ही इसे ठीक न लग रहा था।
वो घबरा कर अम्मी को बुलाने चल दी। शायद दोनों में झड़प हुई थी, मगर आज तो पूरा दिन दोनों साथ साथ ही थी और उमर खाने वगैरह के सिलसिले में बाहर ही था। नसर के साथ शीज़ा ने तो खुद सारा दिन उसे नहीं देखा था। फिर बात क्या हुई थी जो दोनों एक दूसरे से खफा थे? यूँ उसकी परेशानी यूँ भी ज़्यादा थी कि आज तक दोनों में कभी मामूली सा इख्तिलाफ तक ना हुआ। फिर सबके बेहद रोकने के बावजूद नहीं रुकी थी और घर आकर ही दम लिया था। रात को जब सुकून हुआ तो वो मलिहा के पास जा बैठा। सभी उस वक्त वहीं थे। तब ही शीज़ा ने कुछ तस्वीरें उसके सामने रख दी। ये क्या है भाई? उससे बड़ी बेजारी से पूछा। मूड वैसे ही अच्छा ना था शाम के वाक़े की वजह से। तस्वीरें जो अच्छी लगे उंगली रख दे, हम लोग जूतियाँ घिसने को तैयार हैं। हटाओ ये सब, अभी दिल नहीं भरा। अहमर भाई की शादी से बड़ा खुश सा लहजा था शीज़ा के साथ साथ मलिहा भी हैरानी से उसे देखने लगी। क्या हुआ उमर? मलिहा फिक्रमंदी से बोलने लगी। कुछ नहीं, एक तो वैसे ही इतनी थकन है, दूसरे ये नया ड्रामा कर रही। वो बेजार बेजार था, देख लें सारी थकन उतर जाएगी। नसर भी वहीं लेटा गालिबन उसी का मुआयना कर रहा था। उसने घूर कर उसे देखा। मुझे तो दिखाओ, देखो तो कौन सी परी चेहरा है। शाला भाभी ने गोद में लेटी हीरा को एक तरफ लिटाकर तस्वीरें शीज़ा के हाथ से ली। अब तो परी चेहरा नहीं, परी दिल चाहिए भाभी। नसर की ज़बान में यकयक खुजली हुई थी भाभी के जुमले पर। क्या मतलब है तुम्हारा? चिढ़कर उन्होंने तस्वीरें देखे बगैर फेंक दी। देख लें, आपकी मतलूबा तस्वीर नहीं है। नसर तो जैसे बड़ी तेज़ी से नताइज की तरफ बढ़ता था। मुझे हसरत भी नहीं है, मेरी बहन के लिए हज़ारों पड़े हैं, वो भी कम नहीं थी। समझकर तंजिया मुस्कुराई थी। इन पड़े हुओं में से किसी को उठाया क्यों नहीं? अब तक अम्मी की हूँ नज़रअंदाज करता वो सरगोशी में उनसे पूछने लगा। तुम ज़्यादा मुँह न लगा करो मेरे। भड़ाकर उन्होंने सोई हुई हीरा को उठाया और कमरे से निकल गई। पूरे घर में सबसे ज़्यादा बुरा उन्हें नसर ही लगा करता था। फ़ौरन ही आईना दिखा देता था। तुम चुप नहीं रह सकते थे? उनके जाते ही अम्मी ने सरजंश की। इन्हें देखकर घर में होने वाले नुकसान का एहसास कुछ ज़्यादा ही होने लगता है, इसलिए बोलकर इस एहसास को मिटाने की कोशिश करता हूँ। माई डियर अम्मी जान। वो हल्के से हंसा और एक लम्हे सबको खामोश से होकर रह गए। शैला भाभी अहमर भाई की पसंद होने के साथ साथ अब्बू की भी पसंद थी कि उनकी भतीजी थी और शादी से पहले वो बेइंतहा सुगर, सलीकामंद और खुशमिजाज मालूम होती थी। लिहाजा बड़ी खुशी खुशी ब्याह कर लाई गई थी। मगर चंद दिनों बाद वो ऐसा खुलकर सामने आई कि अब्बू शर्मिंदा होने लगते थे अम्मी के सामने। और फिर रोज़ की किल किल से घबराकर अब्बू ने उन्हें बड़ी सहूलत से ऊपर का पोषण देकर अलग कर दिया था। अब आप अपनी उम्र की दुल्हन खुद अपनी पसंद से लाइएगा। मुझसे गलती हुई। जब अहमद भाई ऊपर वाले पोषण में मुंतकिल हुए तो अम्मी की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने गोया अपनी गलती का एतराफ़ किया था। नहीं, वो तो अहमद भाई की पसंद थी, फिर कोई दूर थोड़ी गए हैं वो लोग। अम्मी ने आंसू पूछ लिए थे। हीरा की पैदाइश पर अहमद भाई की जॉब कनाडा हो गई थी और कुछ अरसे बाद वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए थे। और अब लिहा आपा अहमद से छोटी की शादी में शरीक होने अरसा 2 साल बाद ये लोग आए थे। और अब अम्मी ने इरादा कर लिया था इन लोगों के जाने से पहले ही उमर के लिए कोई अच्छी सी लड़की देकर उसकी बात पक्की कर देंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने सब घर वालों से कर दिया था और शैला भाभी ने फ़ौरन ही बड़े दबे दबे लफ्ज़ों में अपनी बहन सुंबल के लिए उन पर दबाव डाला था। अम्मी तो शायद तैयार भी हो जाती, मगर उमर ने इनकार कर दिया था और अबू भी हम नवा थे और तब से ही वो घर वालों से मज़ीद चिढ़ने लगी थी। देख लो बेटा, अब ये फ़र्ज़ भी अदा हो, मामी कह रही थी। वो सर उठाकर उसे देखने लगा। ज़रा की ज़रा शर्मिंदगी महसूस हुई। कहे गए अपने अल्फाज पर। बेटे, मैं चाह रही हूँ अमर और मलिहा के जाने से पहले ये काम भी हो जाए। आपकी अम्मी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अम्मी ये सब ना करें, अभी शीज़ा को फारिग कर दें। वो जाने क्यों बेचैन सा होकर खड़ा हो गया। लो, मैं कोई बोझ हूँ इन पर? शीज़ा बड़बड़ा कर रह गई। मैं तो चाह रही हूँ शीज़ा के साथ ही हूँ। एक जाए और एक आए, मुझे तन्हाई भी महसूस ना होगी। ऐसा ना हो कि तीनों ही चले जाए। नसब फिर बोला था और शीज़ा की हंसी निकल गई थी। अब बस अभी मत करें अम्मी ये सब। वो हाथ जेबों में डालकर खड़ा था। लो जी यशर बेगम, तुम्हारी मेहनत ज़ाया हुई। शीज़ा झुंझलाकर ज़ोर से बोली थी। उसे तस्वीरें छुई तक ना थी। उधर वो चौंक पड़ा। कैसी मेहनत? वो उलझा उलझा सब पूछ रहा था। अबू ने अम्मी को आवाज़ दी थी। वो नंद का हाथ पकड़कर कमरे से निकल गई। जी हाँ, शीज़ा ने खफगी से उसे देखा। इन चारों तस्वीरों में से 2 तो यशल की दोस्तें हैं, जिन्हें शायद कॉलेज में भी आपने देखा हो, और ये एक मेरी दोस्त और ये आंटी रुबीना ने ला कर दी है। खफगी से वो तफसील बता रही थी शीज़ा। वो सर उठाकर उसे देखने लगा। दिल डूब कर गोया उभरा था। जी भाई, हाथों में सर थाम लिया था उसने। उसकी आंखों में कितनी बेयकीनी थी उस वक्त जब उससे वो फजूल बात कही थी। कितनी शदीद हैरत जम कर रह गई थी इन स्याह घनी घनी पलकों वाली आंखों में। और फिर उसने तो मामी को भी घसीट लिया था इस किस्से में। उसकी बात पर वो कितनी देर शशदर खड़ी रही, उसे देखती रही थी। उसकी हैरानी और बेयकीनी से फटी आंखें उसके तसव्वुर में आ गई थी। वो बेचैन सा होकर कमरे के दरवाजे में आ खड़ा हुआ। आप मेरा गला दबा देते, मुझे जिंदा गाड़ देते इस ज़मीन पर, मगर यूं तो अपने मुकाम से ना उतरते। आपको किसने हक दिया आप मुझे यूं जलील करें? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। रंज में डूबे चेहरे और सदमे से चूर आवाज़ से बार बार निगाहों के सामने आकर मान टूट जाने का ऐलान किया था। वो वहशियतज़दा सा होकर नंगे पाँव टेरेस पर निकल आया। ये तुम क्या कर बैठे हो उमर? अहमद भाई की ठंडी ठंडी हवा ने भी उसकी वहशत में कोई कमी ना की थी। बार बार आंसू में भीगा चेहरा और
आवाज़ उसका पीछा कर रहे थे। वो तो हमेशा से ये खुली किताब की मानंद उसके सामने थे। फिर उसे ये गलतफ़हमी कैसे हो गई कि उसने सुंबल से अपने और उसके बारे में कोई घटिया बात की होगी। उसने शदीद नदामत महसूस करते हुए मुट्ठियों में अपने बाल भींच लिए। कहीं सुंबल ने अपने ठकराए जाने का बदला तो उससे नहीं लिया। यकदम ही एक ख्याल बिजली की तरह ज़हन के पर्दे पर चमका था और फिर छाता ही चला गया था। यकीनन यही बात थी, मगर इस किस्से में यशल अहमद का कसूर तो कहीं नहीं निकलता था। वो तो बेमौत मारी गई थी। क्यों सुंबल ने यशल अहमद को निशाना बनाया, ये बात वो समझने से कासिर था। वो थक कर टेरेस पर पड़ी कुर्सी पर आ बैठा और सर हाथों में थाम लिया। साथ ही यशल अहमद का सरापा निगाहों के सामने आ गया। चंपी रंगत पर घरेरी पलकों वाली स्याह आंखें, खड़ी सी नाक, कमर तक आते स्याह चमकीला बाल और गुलाबी से होंठ। हत्ता कि उसे तो ये भी याद था कि उसके निचले होंठ पर बाएं जानिब स्याह तिल भी था। माई गॉड! वो हैरत ज़दा सा होकर रह गया था अपनी याददाश्त पर। थैंक यू सुंबल दिल ही दिल में कहते हुए जेरे लब मुस्कुराया था कि धड़कनों का अंदाज भी तब्दील महसूस हुआ था। और तुम यशल अहमद मेरे आस पास थी और मैंने महसूस ही नहीं किया। वो हल्के से हंसा था। आसमां पर चमकते सितारों को देखकर वो सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले मामू के घर जाकर उससे एक्सक्यूज़ करेगा, ये सोचकर कदने इत्मीनान हुआ था। सुनो, वो तस्वीरें कहाँ हैं? सुबह नाश्ता करते हुए वो शीज़ा से पूछ रहा था। कौन सी? कदरे सोई सोई सी शीज़ा ने बेजारी से उसकी शक्ल देखी। भाई वो 4 अदद तस्वीरें उससे याद रहा। अच्छा वो ख्याल आ गया। शीज़ा खुश हो गई। फ़ौरन ही नींद भी उड़नछू हो गई। नहीं, बस ये 5वीं रख लो, बाकी सब वापस कर दो। उससे पैंट की जेब से एक तस्वीर बरामद की और उसके सामने रख दी। भाई मारे खुशी के चीख निकल गई थी। उसके सामने यशल की तस्वीर थी। सुनो, अभी उसे मत बताना, वो कह रहा था। उसे ज़ोर की हंसी आई। बात पेट में तो टिकने वाली थी नहीं। फ़ौरन मलिहा को बताया। फिर मलिहा ने अम्मी को और अम्मी ने शुक्र अदा किया कि बेटे ने हीरे का इंतखाब किया था और अम्मी को बेटे के इस इंतखाब ने मायूस नहीं किया था। वो तो शुरू से ही उन्हें प्यारी थी अपनी आदतों और अतवार की वजह से। उससे गाड़ी गेट पर रोकी थी कि वो अमार भाई के साथ गेट से निकलती नजर आई थी। वो गाड़ी से उतर आया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है भाई तुम आ गए, वरना आज इससे मुझे ऑफिस से देर करा देनी थी। अब मैं नहीं जा रहा, उमर तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। रहने दे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो भड़क गई थी। अमार ने हैरानी से उसे देखा, फिर सर झटक कर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। जाओ भाई, मुझे देर हो रही है। वो उजलत में खुदाफिज करता चल दिया। आज और यशल वो उससे मुखातिब था। लाइट ब्लू कॉटन के सूट में उतरे उतरे चेहरे के साथ वो उसे शर्मिंदगी से दो चार कर रही थी। मुझे अब नहीं जाना, तने तने चेहरे के साथ कहती वो तेज तेज कदमों से वापस गेट की तरफ पलटी थी कि मामू बाहर निकलते दिखाई दिए। अरे बेटा उमर, अस्सलाम वालेकुम। मामू जान संभल कर उन्हें सलाम किया और खैरियत पूछने लगा। मैं कह रहा था कि उमर तुम्हें लेता हुआ जाएगा हमेशा की तरह। आप जाओ, खामखा तुमने उमर को परेशान किया। उन्होंने हल्के से डांट पिलाई थी। वो वैसे ही खड़ी रही। ये उसका मामूल था कि वो यशल को कॉलेज छोड़ता हुआ अपने हॉस्पिटल चला जाता था। आ जाओ भाई, इसे देर हो रही है। मामू उसे इस तरह खड़े देखकर ज़रा सा झुंझलाए थे। वो बड़ी बेजारी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई और मामू गेट की तरफ वापस। खासा झुंझलाए हुए अंदाज में ज़ोर से फ्रंट डोर बंद किया था। बैठने के बाद हल्की सी मुस्कुराहट उमर के होंठों पर बिखर गई। यशल, उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा था। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वो चुपचाप बाहर देखती रही। मेरी बात सुनो। यशल उससे बहुत नरमी से उसकी गोद में धरा, उसका दायां हाथ थाम लिया। आइंदा मेरे साथ ये हरकत मत कीजिएगा। जिस तरह उसने अपना हाथ छुड़ाया था वो शर्मिंदा होकर रह गया। आई एम सॉरी यशल। उससे उसके तने हुए बेजार चेहरे पर एक नज़र डाली। बहुत जल्दी आपकी गलतफहमी दूर हो गई। तंजिया हंसी हंसते हुए वो उसकी तरफ देखने लगी। मैं तुमसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। उसका लहजा बहुत धीमा था। माफ़ तो आप मुझे कर दीजिए। लहजा बड़ा जहरीला था। मेरी बात तो सुनो यशल। उसने कुछ कहना चाहा। शट अप, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। उसने उसकी बात काट दी थी। सुननी पड़ेगी तुम्हें मेरी बात। वो इतनी ज़ोर से बोला कि उसकी भारी सी बुलंद आवाज़ में उसकी आवाज़ दब गई। आप चीख कर मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते। वो गोया गुर्राई थी। मुझे सफाई का मौका तो दो। अच्छा। बड़े तंज़ी अंदाज में उसने सिर्फ एक निगाह डाली थी और उस पर, और वो फिर से कट कर रह गया। उसकी सिर्फ एक नज़र ही पूरा जुमला बोल गई थी जो उससे ज़ुबान से अदा भी नहीं किया था। उसने भी तो कुछ सुने बगैर फर्दे जुर्म आयद किया था और वो भी अब कुछ सुनने पर आमादा नहीं थी। काश अल्फाज वापस मुंह में ठूंसे जा सकते। पछतावों में घिर कर उमर ने सोचा, गाड़ी चलाइए, मुझे देर हो रही है। एकदम से पलटकर उससे बाहर देखना शुरू कर दिया। उससे गहरा सांस लेकर खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। आपने कभी मुर्दों को जिंदा होते देखा है? नहीं ना। आपने मुझे मार दिया है और मेरे अंदर मौजूद उस उमर अहमद को, जो मेरा आइडियल था, आपने हाथ में पत्थर लेकर उसे रेज़ा रेज़ा कर दिया है। उसके मुजरिम भी आप हैं। एक बात बताऊं आपको, जलील होने वाला अपनी ज़िल्लत हमेशा याद रखता है, चाहे जलील करने वाला भूल जाए। मैं भी हमेशा याद रखूंगी। दिल ही दिल में उसे कहते हुए आंखें खुद ब खुद दम हो गई थी। उसके लहजे की बदगुमानी और नफरत सारे खुलूस को बहा कर ले गई थी। भरपूर शादी में वो बड़े गैर महसूस अंदाज में पीछे पीछे ही रही थी और सब लोग अपनी अपनी मसरूफियत में कुछ महसूस नहीं कर पाए थे सिवाय शीज़ा के, जिसे बहुत उगलवाने की कोशिश भी की मगर वो बोल कर ना दी। हालांकि शीज़ा तो वैसे भी अम्मार की वजह से उसे बेहद अजीज़ थी।
पिछले दिनों अम्मी की ख्वाहिश पर उसकी बात अम्मार से तय हुई थी, जिसमें दोनों की रजामंदी भी शामिल थी। उसके थर्ड प्रोफेशनल के इम्तिहान होने वाले थे और वो बेफिक्र थी। कॉलेज जाना तो कब का छोड़ा हुआ था। एक दिन जाती थी, 4 दिन पढ़ाई के बहाने घर में गुजारती थी, मगर पढ़ती हुई नजर ना आती थी। अम्मी ने हैरानी से उसकी बेफिक्री देखी, वरना तो वो इम्तिहानों से 3 महीने कबल ही पुप्पो के यहाँ डेरे डाल लेती थी, क्योंकि वहाँ उमर उसकी बहुत हेल्प करता था। मुझे आपकी तरह डॉक्टर बनना है उमर भाई। शुरू ही से वो उमर को बहुत आइडियलाइज़ करती थी। क्या कमी है, क्या कमी है, बन जाओगी। उसकी बात पे हमेशा उसे हंसी आ जाती थी, मगर आप जैसा सब्र नहीं है मेरे अंदर। वो फिक्रमंद सी होकर उसे देखती। उम्र और वक्त के साथ साथ आ जाएगा सब्र भी, और फिर जब तुम प्रैक्टिकली इस फील्ड में आओगी ना, तब ज़्यादा इंजॉय करोगी। आप जो हॉस्पिटल बनाएंगे ना, उसमें भी आपके साथ काम करूँगी। वो किताब हाथ से रख देती। अच्छा बस करो, अंडों की टोकरी तुम्हारे सर से गिर गई है। वो किताब उसके हाथ में देकर गोया उसे हवासों में वापस ले आता। फ़ोन की घंटी बज रही थी। उसे टीवी की आवाज़ आहिस्ता करके रिसीवर उठाया। हेलो हेलो यशल। दूसरी तरफ शिज़ा थी। कैसी हो शिज़ा? वो खुश हो गई थी शिज़ा की आवाज़ सुनकर। कहाँ मर गई हो, आई क्यों नहीं इतने दिन से? शिज़ा काफ़ी गुस्से में थी। बस यार तुम सुनाओ, फूफा कैसी हैं? फूफा कैसे हैं? तुम खुद भी नहीं आई इतने दिन से। सब ठीक है, मगर तुम्हारी कुछ खबर नहीं है। तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि मलिहा आपा 1 हफ्ते बाद जा रही हैं। वो बेहद खफा थी। हाय सच, मुझे तो वाकई खबर नहीं। कैसी हैं वो? तुम्हें क्या हो गया यशल? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। मुझे क्या होना है, ठीक ठाक तो हूँ। वो धीमे से मुस्कुराई। कोई प्रॉब्लम? नहीं। लहजा कुछ हल्का पड़ा था। नहीं कोई परेशानी है? ज़रूर मुझे बताओ। बिल्कुल संजीदा थी। मुझे क्या परेशानी होगी? शिज़ा के उस खलूस पर उसे शक ना था। अच्छा, शिज़ा की सोचों में गुम आवाज़ आई थी। अच्छा सुनो, आज मलिहा आपा आ रही हैं, मैं नसर को भेजूंगी, तुम तैयार रहना। अच्छा, वो फ़ौरन ही तैयार हो गई थी। और डेट शीट ले आए? नहीं, मैं इम्तिहान नहीं दे रही। उसने गोया धमाका सा किया था। क्या? शिज़ा की आवाज़ हैरत से फट गई थी। क्यों नहीं दे रही? काफ़ी देर के बाद बोल पाई थी। बस अब मेरा दिल नहीं चाहता पढ़ने को। अंदाज में हद दर्जा लापरवाही थी। शीज़ा को हैरत ने आ घेरा। उसे तो डॉक्टर बनने का इतना ज़्यादा शौक था कि अक्सर वो उसे तालीम का कीड़ा ही कहा करती थी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यशल? मैं महसूस कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो यशल, अगर तुम्हारे साथ कोई मसला हो भी गया है तो उसे शेयर करो। अपना करियर क्यों दाव पे लगा रही हो? तुम्हें तो इतना शौक था डॉक्टर बनने का। तुमने कहा था ना कि तुम उमर भाई के साथ उनके हॉस्पिटल में काम करोगी, उन जैसी डॉक्टर बनोगी। अब क्या हुआ है? वो गुमसुम सी बोल रही थी। उनका जिक्र मत करो मुझसे, उससे सर्द आवाज़ में कहते हुए फ़ोन रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। शाम को वह तैयार होकर बैठी ही थी कि नसर आ गया। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो, बूढ़ी हो और बूढ़ी होकर मरो, वो खुश दिली से कह रहा था। वो हल्के से हंस दी। मामी कहाँ हैं? अंदर हैं। तुम चलो, मैंने सलाम करके अभी आया, ज़रा जल्दी से। हाँ, वो उससे चाबी उसकी तरफ बढ़ाई। कोई चाय ठंडा वगैरह? वो आराम से पूछने लगी चाबी लेते हुए। तुम्हें पता है इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, इसलिए चाय पानी का पूछ रही हूँ। मुझे जज्बाती ना करो, मैं पीने भी बैठ जाऊँगा। उसने अंदर जाते जाते धमकी दी थी। वो हंसती हुई बाहर निकल गई। 5 मिनट बाद ही वो आ गया था। तुमसे एक बात कहनी है, गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो कह रहा था। क्या? वो गर्दन घुमाकर हैरत से उसे देखने लगी। सदा के लापरवाह चेहरे पर सोचो कि कई रंग बिखरे थे। तुम्हारा भाई से कोई झगड़ा हुआ? वो ज़रा सा झुककर पूछने लगा। वो कुछ भी बोले बगैर दोबारा बाहर देखने लगी थी, गर्दन घुमाकर। यश शैल, उसने आवाज़ देकर दोबारा मुखातिब किया। इस मौजू पर मुझसे कोई बात मत करो। तुम बताओ तो, बात क्या हुई है? मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसके कानों में संभल की बड़बड़ाहटें थी। ना मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ना तुमसे कुछ सुनना है। प्लीज़ लीव दिस टॉपिक। उसका लहजा बेलचक था। बस तुमसे ये कहना था कि अगर भाई और तुम्हारे दरमियान कोई गलत फहमी हो गई है तो उसमें भाई बिल्कुल बेकसूर हैं। यशल, वो कह रहा था। हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है। वो जहरखंद अंदाज में मुस्कुराई। वो कोई तीसरा फ़र्द है जो तुम दोनों, तीसरा हो या चौथा, अब अगर तुमने नसर मज़ीद आगे इस मौजू पे बात की तो मैं यहीं उतर जाऊंगी। बात काट कर उसे तनबीह की थी। मजबूरन उसे चुप हो जाना पड़ा। तीसरा हो या चौथा, अगर आपको किसी पर एतमाद हो तो सारी दुनिया भी आकर उसे ख़त्म नहीं कर सकती। वो पलट कर दोबारा बाहर के दौड़ते भागते मंजर में महव हो गई थी। कुछ भी सही, तुम खूबसूरत हो, ज़हीन और सुगड़ भी हो, मगर इतनी ही बदतमीज़ भी हो। थोड़ी देर बाद वो जैसे भिन्ना कर बोला। जैसी भी हूँ तुम्हारी बहन हूँ। उसने लहजे की बिनाहट पर उसे हंसी आ गई। तुमसे एक बात और भी कहनी थी। मुँह काटते हुए वो बोला। अब क्या बात है? वो ज़रा सा उसकी तरफ मुड़ी थी। वादा करो तुम अभी किसी को नहीं बताओगी, शिज़ा को भी नहीं। वो कदरे धीमे लहजे में उससे कह रहा था। प्रॉमिस मारे थे जैसे उसके फ़ौरन ही वादा किया। वो बोलते बोलते रुका था। गाड़ी को ब्रेक लगा लो, मगर तुम तो बोलो। वो बोल पड़ी थी। मुझे मोहब्बत हो गई है। ज़रा सा रुक कर उससे बताया। हाँ, किससे? बेहोश होने की कसर थी बस। तुमसे। बेइंतहा शरारती निगाह उस पर डाली थी। हवासों में तो हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा था। फिर हंस में तो उसके बाल उसकी मुट्ठी में थे। छोड़ो जाहिल लड़की, वो मेरे साथ पढ़ती है, फरीना नाम है। वो बौखला गया था। यूं कहो ना, इत्मीनान का सांस लेकर उसने बाल छोड़कर हाथ झाड़े। तुम तो अजीब लड़की हो। अगर सचमुच किसी ने तुमसे इजहार मोहब्बत किया तो तुम उसका क्या ये अशर करोगी? उसका मुंह बना हुआ था।
इससे भी बुरा वैसे तुम फरीना के बारे में बताओ, जवाब देकर वो पूछने लगी। हम वही जा रहे हैं उसके घर, उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा प्लान है, उसने सर हिलाकर गया दाद दी थी। मैं चला तो जाता मगर अजीब अजीब सा लग रहा था। उसने मासूमियत से बताया, चलो देखते हैं इस इंजीनियरिंग को। वो हल्के से मुस्कुरा दी। वो फिर वो फरीना से मिली थी। ना सिर्फ वो बल्कि उसकी पूरी फैमिली भी उसे बहुत पसंद आई थी। यार शिज़ा, एक कप चाय तो बना दो, बड़ा सर में दर्द हो रहा है। वो शिज़ा के साथ सलाद में उलझी हुई थी। तब वो थका थका सा किचन में आया। उसी वक्त फुफ्फो ने शिज़ा को आवाज़ दी थी। अच्छा भाई, आकर बनाती हूँ। किचन से निकल गई थी उजलत में। मेरे कमरे में पहुंचा देना, तब तक मैं फ्रेश हो लूँ। उसे देखकर वो वापस पलटने को था, फिर कुछ सोच कर अंदर आया। सूख लॉन के प्रिंटेड दुपट्टे और कुर्ते में सफ़ेद चिकन की शलवार पहने, हल्का हल्का सा मेकअप किए, लंबे से बालों को क्लिप में कैद किए, वो इस वक्त उसे उस जैसे इतनी थकन में ताजगी का एहसास बख्श गई। कैसी हो यशल? मिलिहा आपा की शादी के बाद अब आई हो? वो पुप्पो मिलिहा आपा की शादी के बाद वो अब आई थी पुप्पो के यहाँ। कुछ भी बोले बगैर उसे बड़ी बेहंगम आवाज़ में कुर्सी खिसकाई और खड़ी हो गई। ये तुम इम्तिहान क्यों नहीं दे रही हो? उसने जवाब ना देने पर कुछ तीखे अंदाज में कहते हुए हाथ पकड़ उसे वापस बिठा दिया था कुर्सी पर। मेरी मर्जी। उसका हाथ झटक कर बड़े सर्द अंदाज में उसे देखा था। इस मौका पर मर्जी की बजाय अकल का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। उसके हाथ झटकने पर वो हल्के से मुस्कुराया। आप कौन होते हैं मुझे मशवरा देने वाले? चलो, मैं कोई भी नहीं होता, लेकिन ये सरासर बेवकूफ़ी है। थोड़ी देर उसको देखने के बाद वो बोला, मुझे करने दीजिए, आप फिक्रमंद ना हो। मेरे अलावा और भी फिक्रमंद होने को बहुत से लोग हैं, उनकी परवाह कर लो। तनबीही अंदाज में उसे घूरते हुए डेट शीट निकाल कर उसके सामने रखी। वो ज़रा की ज़रा चौंकी, फिर नॉर्मल हो गई थी। आपने इतनी जहमत क्यों की? एक तंजिया सी मुस्कुराहट आई थी उसके चेहरे पर। अब तो कर ली है, उठा लो इसे। उसकी तंजिया मुस्कुराहट नज़रअंदाज कर गया था वो। अच्छा, उसने वाकई डेट शीट टेबल पर से उठाई और उठ खड़ी हुई। ठीक है यशल, जो कुछ हुआ इसमें सारा कसूर मेरा था, मगर अब आप अपने साथ यूँ ज्यादती मत करना प्लीज़। उसे ये डेट शीट उठाते देखकर वो नम लहजे में कहते हुए वापस जाने को पलटा था। उधर ये चूल्हे की तरफ बढ़ गई। निकलते निकलते उसने यूं ही मुड़कर देखा था और फिर सुन सा खड़ा रह गया था। उसने बड़े इत्मीनान से कागज़ शोलों की सपुर्द किया और वो उसके पास से निकलती चली गई। और वो यूं ही खड़े का खड़ा रह गया। फिर उसी झिलमिलाती साड़ी में मलिहा आप बिलाशुबा बेहद क्यूट लग रही थी। कैसी हैं आप ही? आप हारून भाई को सलाम करके वो मलिहा से लिपट गई। बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? उसने साबिक प्यार से अपने पास बिठा लिया। ज़्यादा लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं है इसको। पीछे से शिज़ा की खफगी से भरी आवाज़ आई थी। क्यों भाई, चौथी के बाद अब आई हैं? अब हमारे घर मज़ा नहीं आता इसे? वो खफा खफा से थी। इम्तिहान भी तो करीब है, पढ़ाई में मसरूफ़ होगी। हाँ पढ़ाई में। वो उसे देख कर रह गई। तुम्हारा राशन आ चुका है भाई, अब तो तुम आ जाओ। नसर भी वहीं आकर बैठ गया था। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ट्यूटर तुम्हें फुल टाइम दस्तियाब हो। नसर का लहजा शरारती था, वो समझ ना पाई। मेरी बेटी को तंग ना करो। पुप्पो ने बढ़कर उसकी खुशनुमा पेशानी चूम ली थी। वो हैरान सी हुई थी इन सब के रवैयों में कोई ख़ास बात थी जो वो समझ ना पाई थी। और आपकी ये बेटी पढ़ाई भी छोड़ चुकी है? अम्मी की खपकी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी थी। एक लम्हे को पुप्पो चौंकी थी। हारून के पास बैठे उमर ने भी मलिहा आपस से बातें करती यशल पर एक नज़र डाली थी, मगर फिर हारून की तरफ मतवज्जा हो गया। शाम के वाक़े ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसे ये तो उम्मीद नहीं थी कि वो यूँ अपने मुस्तकबिल से खेल बैठेगी। चलो खैर है, अब ज़रूरत भी नहीं है। वो दूसरे ही लम्हे मुतमईन थी। तुम परेशान ना हो फ़ायज़ा, इतनी मेहनत भी तो करनी पड़ती थी इसे। फिर रातों की जगाई अलग, सेहत भी ख़राब हो रही थी। और फिर भाई घर में एक ही डॉक्टर काफ़ी है। वो खुश दिली से कह रही थी और अम्मी बेदिली से मुस्कुरा दी। असल धमाका तो उस वक्त हुआ जब उसने उमर अहमद से शादी से इनकार किया। अम्मी को गोया पतंगे लग गए थे। इतना अच्छा रिश्ता वो किसी कीमत पर हाथ से नहीं निकालना चाहती थी। अब्बू भी चुप चुप से थे। तुम कब तक अपनी ही करोगी? तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि तुम्हारे अब्बू को कितना अरमान था कि तुम डॉक्टर बनती, मगर तुम्हें ख्याल नहीं आया। आखिर कब तक तुम अपने बारे में अहमकाना फैसले करती रहोगी? वो सख्त खफा थी। मुझे वहाँ नहीं करनी। उसने बस ये कहा। वहाँ? अम्मी को पतंगे लगे। फिर कहाँ करनी है? बस वहाँ नहीं करनी। उसकी एक ही रट थी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? वो खोल कर रह गई। जब भी तो कह रही हूँ, बिल्कुल संजीदा थी। दिमाग दुरुस्त कर लो अपना। वो तो तुम्हारे बाप ने कहा था पूछने को, सो मैंने पूछ लिया, वरना मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत अपनी मर्जी कर ली। उनका तो गुस्से से बुरा हाल था उसकी डिटाई देखकर। आप समझती क्यों नहीं है? क्या बस वही रह गए हैं मेरे लिए? उसे सर उठाकर ज़रा बेबसी से खोलती हुई माँ को देखा। अब तुम मुझे समझाओगी? वो फिर भड़क भड़क गई थी। और कौन से सितारे खड़ी हैं रिश्तों की? सुन लो बीबी, सिर्फ तुम्हारे कान में डाला मकसूद था, सो डाल दिया। कैसी किसी धोबी चुमार से ब्याह दे, मगर उनसे नहीं। वो बुरी तरह चिढ़ गई। अब तुम उसे धोबी चुमार से मिलाओगी? उन्होंने घूर कर उसे देखा। हाँ, यही औकात तो अब रह गई है हमारी कि उन्हें भी जानते फिरें। उनका दिल जलकर रह गया। अगर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। नतायज आप भुगतती रहिएगा। ना सिर्फ लहजा बल्कि चेहरे के तासुरात बेइंतहाई थे। अम्मी के चेहरे का रंग बदल गया। कुफर ना बको मिल लरस कर रह गई थी। लहजा भी धीमा पड़ा था।
फिर आप मुझे खुद जान से मार देंगे, मगर ये सब करने को मत कहें। वो एकदम ही उनके गले से लग कर फूट फूट कर रो पड़ी। वो साकत सी बैठी रह गई। तो तुमने इनकार कर दिया? यशल अहमद खुली खिड़की से चांद को देखकर उसने सोचा और पर्दे बराबर करता बिस्तर पर आ गया। ये तो होना ही था। उमर अहमद कोई उसके अंदर चिल्लाया था। शायद ज़िंदगी में पहली बार ही इतना गुस्सा आया था, जो शायद उसका सब ही बहाकर ले गया था। उसकी भी सुन लेना थी। इल्ज़ाम लगाने से पहले दिल ने गोया फिर से पछता कर बड़े ज़ोरदार शिकायत की थी। फिर हुआ यूं कि इंतहाई सादगी से शिजा की रुखसती मार के साथ कर दी गई। उसने एहतजाज भी किया, मगर अम्मी ने गोया एक कड़वी निगाह निगाह डालकर उसे खामोश करा दिया। वो तो अब उससे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा शिजा ही से कहलवा देती थी। हाँ, शिजा वैसी ही थी। उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी, मगर वो अम्मी के रवैये की वजह से सबसे अलग थलग होती चली जा रही थी। पुप्पो के यहाँ जाना तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था, और वो अगर आ भी जाती तो ज़्यादा सामने ही ना जाती, मगर उनकी मोहब्बतें वैसी ही थीं उसके लिए। बस शायद उससे महसूस करना छोड़ दिया था। उम्र से भी सामना ना होने के बराबर था। शहला भाभी भी शिजा की शादी के बाद आजकल आई हुई थी, क्योंकि पुप्पो के पित्ते का ऑपरेशन होना था। सोहम और भाई ने पाकिस्तान भेज दिया था। सुन रहे हैं आप? शहला परसों की फ़्लाइट से वापस जा रही है। अम्मी ने थर्मस से चाय उंडेल कर अब मग अब्बू के सामने रखा। अभी 15 दिन पहले तो आई हैं दुल्हन। वो हैरानी से बोले। हाँ, मौसम बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। गोया सारी ज़िंदगी कनाडा ही में तो गुजारी है उन्होंने। कहती हैं गर्मी बहुत है। अम्मी अच्छी खासी झुंझलाई होती। हाँ, गर्मी तो वाकई बहुत है। अब्बू तो फ़ौरन ही शहला भाभी के बयान से मुत्तफिक हो गए थे कि गर्मी उन्हें भी बहुत लगती थी। 24 साल यहाँ गुजार कर गई हैं। 3 साल ही में आदत बदल दी। अम्मी ना जाने क्यों तपी हुई थी। अब्बू ने गौर से उन्हें देखा। असल बात बताइए, हुआ क्या? उन्होंने मग टेबल पर रख दिया। आप ही बताइए। आपा का भी पिछले हफ्ते ही ऑपरेशन हुआ है। सही से बैठ भी नहीं सकती वो। किसी न किसी तरह उम्र कर देता है, फिर उसे हॉस्पिटल भी जाना होता है। चलो, ये तो आसरा रहता है ना, कोई औरत घर में मौजूद है। हालांकि वो तो आपा से ज़्यादा वास्ता रखती ही नहीं। नसर के भी इम्तिहान हो रहे, इससे भी उम्र ने हॉस्टल भेज दिया है। ज़ाहिर है सुकून की उसे भी ज़रूरत है। अहमद को भी सोचना चाहिए, क्यों बुलवा रहा है उसे वो तो खैर रहना ही नहीं चाहती हैं यहाँ। आपा भी किस बेकसी में पड़ी हैं। मुझे तो इतना खौफ आने लगा है, क्या मेरी औलाद भी कल यही करेगी मेरे साथ? बोलते बोलते आखिर में वो दिल गिरफ्तार सी हो गई थी। भाभी शहला की अम्मी को भी ख्याल रखना चाहिए। 4 घर छोड़कर रहती है, मगर पूछती तक नहीं। पलट कर सुंबल ही को भेज दिया करें, मगर उन्होंने तो अना का मसला ही बना लिया है। वो बड़बड़ा रही थी। दरवाजे में खड़ी यशल उनके इस जुमले पर ठटक गई। कोई बात हुई ज़रूर है जिसकी इसे खबर नहीं। वो अभी नाश्ते के लिए ही आ रही थी कि अम्मी की बातें सुनकर वही रुकी। पुप्पो की बेबसी को सोचकर दिल भर भर आ रहा था। स्लाइस शीज़ा के हलक में अटक कर रह गया। तेज़ी से पलके चिपकाते उससे चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया था। तभी अम्मी की नज़र उस पर पड़ी। वो आंसू रोकने की कोशिश में हल्कान हुए जा रही थी। तुम क्यों परेशान हो रही हो बेटी? तुम माँ की खिदमत के काबिल होती तो मैं तुम्हें खुद वहाँ भेज देती। अब भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी आपा के पास। वो तड़प सी गई उसे माँ के लिए यूँ आंसू बहाता देखकर। मामी, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है आजकल। वो कुछ कहना चाह रही थी। नहीं, इससे नहीं कहूँगी मैं। उसे खुद ख्याल नहीं है, इतनी बेहिस हो गई है वो। सबको इम्तिहान में डाला हुआ है। अम्मी की गुस्सीली आवाज़ आई थी और वो वहीं से पलट गई। उसे कुछ मत कहे मामी। पलटते हुए शीज़ा की आवाज़ कानों में आई। वो आस्ती से कमरे से निकल गई। बहुत कुछ सोचने के बाद शाम को वो अब्बू के कमरे में थी। अब्बू, फूफो कैसी हैं? अब फूफो कैसी हैं अब्बू? आपने फ़ोन किया था? वो उन्हें चाय देते हुए पूछ रही थी। बस ठीक है बेटे। हाँ, आज उमर से बात हुई थी। कल अहमद की दुल्हन वापस जा रही है, वो बताने लगी। और फूफो बात काट कर वो बोली, कह रहा था नसर को बुलवा लूँगा, घर में पढ़ लेगा। अभी उसे भी तो हॉस्पिटल जाना होता है। नौकरी तो मजबूरी नहीं देखती ना। तुम्हारी अम्मी कह रही थी जाने को, मगर शिजा को आजकल अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। वो कह रहे थे अम्मी का बीपी तो वैसे भी आजकल नॉर्मल नहीं है। वो उन्हें देखने लगी। एहसास हुआ कि अब्बू ने सिर्फ उसका ही नाम नहीं लिया था, गोया उसे नज़रअंदाज कर दिया था। उसका दिल गोया डूब कर उभरा था। फिर वो उसे देखने लगे। कुछ समझ भी रहे थे। मैं तो फारिग हूँ। आप अमार भाई से कहते मुझे कल सुबह फूफो के यहाँ ड्रॉप कर दे। उसने नज़रें झुका कर कहा तो वो बेख्तियार मुस्कुराए थे। वो भी बहन की वजह से सख्त परेशान थे। थैंक यू बेटा, आपने मेरी बहुत सी परेशानियां समेट ली। अब्बू ने झुककर उसकी परेशानी चूम ली। एक सुकून सा उसके अपने अंदर उतरता महसूस किया था, जिसे महसूस करके वो मुस्कुराई। आज तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। चाय के सिप लेते हुए वो हल्के से मुस्कुराए थे। थैंक यू अब्बू जी। वो भी हल्के से हंस दी। यूं ही हंसती रहा करो मेरी बच्ची। अम्मू अब्बू ने बहुत प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरा था। उनकी बात पर आंखें खुद ब खुद नम हो गई थी। वो उठ खड़ी हुई। यशल बेटा। जी अब्बू। उनकी आवाज़ पर जाते जाते पलट आई थी। यहाँ आओ मेरे पास। जी। वो वहीं कारपेट पर बैठ गई उनके पास। बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? सरसब्ज तरोताज़ा। जी अब्बू। वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। मैं तुम्हें वैसा ही देखना चाहता हूँ मेरी बेटी,
जैसी तुम थी पहले, हंसती हुई लड़ती झगड़ती सी लड़की जो पूरे घर में रौनक से बिखराए रखती रहती थी, जो मेरे घर की रोशनी थी। क्या तुम मुझे मेरी वो बेटी वापस दे सकती हो? अब्बू की आंखें नम थी। अब्बू, वो एकदम से रो पड़ी। बेटा, तुम चाहोगी तो ये नाम नेहाद नफरतों का सफ़र खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब्बू, वो हैरत से आंसू बहाना भूल गई। हाँ बेटी, उन्होंने सर हिलाया। मगर अब्बू बेटा, गलत फहमी हो जाती है, उसे माफ़ कर दो। अब्बू, आंखों में आंसुओं के साथ साथ हैरानी भी झलक रही थी। और बेटा, सच पूछो तो ये नफरत नहीं है, ये तो दुख की एक कैफियत है जो तुम पर गुजरी है। वो कह रहे थे। अब्बू, मुझे उमर ने एक एक बात बता दी थी, मुझे उसकी सच्चाई पसंद आई। अबू, मेरे एहसासात की कोई अहमियत ही नहीं है। वो खफा खफा सी उन्हें देखने लगी। है बेटा है, बस ये नफरत नहीं, ये वो दुख है जो तुमने शिद्दत से महसूस किया है। अगर ये नफरत होती ना तो बेटा जी, उम्र से वाबस्ता कोई भी रिश्ता तुम्हारे लिए मोहतरम ना होता। क्यों तुम शिजा से अब तक इतनी मोहब्बत करती हो? क्यों उसकी माँ के लिए अफसरदा बैठी हो? वो मेरी पुप्पो भी है, वो कबकी से गोया हुई। उसकी भी तो माँ है जिससे तुम्हें नफरत है। वो बोले। वो आपकी बहन है, बस इसलिए। वो कदरे झुंझुलाकर खड़ी हो गई थी जाने के लिए। यशल, अब्बू की आवाज़ पर वो रुक गई। उसने भी तो तुमसे एक्सक्यूज़ किया था बेटा, मुझे अफसोस रहेगा कि तुमने बड़ेपन का सबूत नहीं दिया। वो भी अब थोड़े से खफा नज़र आए थे। उन्होंने मुझे वो सब क्यों कहा था? वो बिगड़ गई थी। अगर तुम भी इसी तरह अपने मुतालिक कोई बात सुन लेती तो इसी तरह रिएक्ट करते। तुम बहुत सी बातें नहीं जानती बेटे। मैंने भी तो सुना था सब कुछ। मैं उनके पीछे ही तो खड़ी हुई थी। मुझे तो हंसी आई थी उनकी बातों पर, मगर वो भिन्ना आकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। बेटा, तुम्हारा वास्ता उन लड़कियों से रहा है, उनकी फितरत तुम जानती हो। उसकी तो सिर्फ सलाम दुआ है। फिर क्या तुम उनके मिजाज को जानती नहीं क्या? उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी। याद करके आंखें भीग गई थी उसकी। जब तवक्को के बरखिलाफ कोई बात हो जाए तो आदमी कभी कभी उससे भी बुरे तरीके से रिएक्ट करता है। बेटे, हर सवाल का जवाब था उनके पास। अब वो भी की भीगी आंखों से उन्हें देखने लगी। इससे भी बुरा तरीका कोई होता है? बस बेटा, अब्बू ने बड़ी मोहब्बत से उसे देखा, फिर गोया हुए। मैं चाहता हूँ घरों के दरवाज़ों की तरह दिलों के दरवाजे भी कभी बंद ना हो। उनका हाथ उसके सर पर ठहर गया था और साथ ही उसका दिल भी। दूसरी सुबह वो जाने से पहले अम्मार भाई के कमरे में आ गई। शीज़ा इस वक्त बड़े ढीले ढाले अंदाज में बेड पर पड़ी चीज़ें समेट रही थी। आजकल वो किसी भी वक्त हॉस्पिटल जा सकती थी। तुम कहीं जा रही हो? लेमन कलर के सूट में मलबूस उसके नहाए धोए वजूद को बड़ी हैरत से उसने देखा। हाँ, पप्पू के पास जा रही हूँ रहने। वो हल्का सा मुस्कुराई। उधर शीज़ा गुमसुम सी हो गई थी उसकी बात सुनकर। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब उसने चादर तय करके साइड पर रखी। ठीक हूँ, बस ज़रा बीपी कुछ नॉर्मल नहीं है। वो थकी थकी सी बेड पर बैठ गई। अच्छा, मैं चलूँ? खुदा हाफिज़। उसने कदम बढ़ाए। ये शल न जाने क्या था उसकी आवाज़ में। वो ताहिर के साथ पलटी। शिज़ा के आंसू बह रहे थे। थैंक यू सो मच यशल, मैं बहुत परेशान थी। मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं उनके पास रह सकती। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा था मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं तुमसे कैसे कहूँ। तुम अगर मना कर देती तो मेरा मान टूट जाता। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता नहीं भाभी क्यों अम्मी के साथ रहने पर आमादा नहीं है। वो कितनी शुक्रगुजार हो रही थी। यशल को नदामत ने आ घेरा। पागल ना बनो, तुम कहकर तो देखती। उसने बैठकर उसके आंसू साफ किए। यशल वो फिर से रो पड़ी उसके हाथ थाम कर। मुझे नहीं पता तुम भाई से क्यों खफा हो। यकीनन कोई बड़ी बात हुई होगी जो तुमने यूं आना जाना ही छोड़ दिया, बल्कि अपना करियर तक दाव पर लगा दिया। मगर प्लीज़ यशल, उनकी जो भी खता थी अब उसे बख्श दो। उनका अकेलापन और तुम्हारी खामोशी हम सब को तोड़ने लगती हैं। हम सब तुम्हें वैसा देखना चाहते थे जैसे तुम पहले थी। वो साकत सी बैठी उसे रोते हुए देख रही थी। आंसू बहाते हुए शिजा ने सर उठाकर उसके सर्द और सपाट चेहरे की तरफ देखा, फिर उसके हाथ छोड़कर निढाल से अंदाज में तकिए पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। अमार भाई ने हॉर्न बजाया था। वो चौंक कर खड़ी हो गई। अपना ख्याल रखना जेरे लब कहते उसकी पेशानी चुमकर आस्तगी से कमरे से निकल गई और शीजा के आंसू फिर से बह निकले। खुले हुए गेट को आस्तगी से धकेल कर वो अंदर आ गई। कितने अरसे बाद वो पप्पो के यहाँ आई थी यूँ अकेले। अमार भाई की शादी के बाद तो शायद एक आध मरतबा आई थी बस। छोटा लॉन क्रॉस करते हुए उससे दरख्तों और पौधों पर नज़र दौड़ाई। हर चीज़ खुश्क, बेरंग और वीरान सी महसूस हुई थी। इश्क बेचा के गुलाबी और सुर्ख फूल पैरों में आ रहे थे। उसने झुककर उन्हें समेटा और सीढ़ियों पर रखे मोतिये के गमले में डाल दिए जिसके पत्तों को कीड़ों ने खा लिया था। पुप्पो तो पौधों की बहुत हिफाजत किया करती थी मगर अब तो पूरा लॉन ही गोया झाड़ झंकार बना हुआ था। उसका दिल ख़राब होने लगा लॉन की ये हालत देखकर। घास की हालत अलग अबतर थी। उसने संगमरमर के बने मोर को देखा जो पर फैलाए लॉन के दाएं कोने में खड़ा था। उसके मुंह में बनाया जाने वाला फवारा भी खुश्क था। वो घबराकर तेजी से अंदर की तरफ आई और बरामदे में पड़े पुप्पो के तख्त को खाली देखकर उसकी आंखें भर आईं। किचन की तरफ से खटर-पटर की आवाज़ें आ रही थी। वो उधर जाना चाहती थी कि पुप्पो के कमरे से आती तेज़ आवाज़ पर चौंक कर उसकी तरफ बढ़ गई। उफ ताई अम्मी प्लीज़ मुंह तो खोलिए। शैला भाभी की झुंझलाई हुई आवाज़ पर उसके कदम पुप्पो के कमरे के बाहर ही रुक गए थे। उसे झांक कर अंदर देखा। पुप्पो गुनूदगी में मालूम होती थी और भाभी गालिबन उन्हें नाश्ता करा रही थी। उकताया हुआ चेहरा, बेजार आवाज़।
आपने तो तंग करके रख दिया है। ज़रा से सुकून के लिए आई थी पाकिस्तान, मगर यहाँ हर दफ़ा एक नया मसला खड़ा रहता है। पता नहीं किसने मशवरा दिया था ऑपरेशन करा लें, अच्छा खासा दवा से काम चल रहा था। वो खशमगी निगाहों से देखते हुए ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा रही थी। वो हैरत से दंग खड़ी उन्हें देख रही थी, किस कदर गैर मुहज़्ज़ब हो रही थी वो नागवारी उनके चेहरे और हर हर हरकत से आया थी। फिर उसने नज़रें उन पर से हटाकर फुप्पो को देखा। जी उलझे हुए बाल और मलगजे से कपड़े, वो तो बड़ी खुश लिबास हुआ करती थी, हर दम नहाई महकी महकी से। और उस वक्त तो जिस बिस्तर पर थी उसकी चादर भी साफ ना थी। जल्दी से मुंह खोले, नहीं दुल्हन मुझे नहीं खाना। इस वक्त फुप्पो के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे और वो कोशिश के बावजूद आंखें नहीं खोल पा रही थी। और कौन सा वक्त होगा, मुझे और भी बहुत से काम है। अब हर वक्त आपकी पट्टी से लगकर तो नहीं बैठी रहूंगी ना मैं। ये लें, सख्त आवाज़ में कहते हुए उन्होंने ज़बरदस्ती स्लाइस उनके मुंह में ठोस दिया। फुप्पो को बेख्तियार उबकाई सी आ गई थी और उफ बकिया स्लाइस प्लेट में वापस फेंक कर वो नाक पर टिश्यू रखते फ़ौरन पीछे हटी थी, उबकाइयाँ लेती हुई। और वो तो जैसे बेख्तियार ही आगे बढ़ी थी। उजलत में उन्हें सलाम किया था और फिर फुप्पो पर झुक गई थी। भाभी ने हैरत से उसे देखा, फिर सर हिलाकर कमरे से निकल गई। मारे उबकाइयों का उनसे बुरा हाल था। कमरे से आती हुई शैला भाभी की तेज़ आवाज़ पर वो शर्ट पहनता हुआ तेज़ी से अपने कमरे से निकला था। वो अपने पोर्शन की तरफ जाती दिखाई दी थी। तब वो तेज़ी से अम्मी की तरफ भागा था, मगर कमरे में दाखिल होते ही उसके कदम गोया थम से गए थे और बसारतों पर गोया ढेरों फूल गिरे थे। सामने ही वो उसकी अम्मी पर झुकी नहायत नरमी और मलामत से तौलिए से उनका मुंह साफ कर रही थी। सारी गंदगी गालबन पहले ही समेट चुकी थी। आहट पर पलट कर देखा, वो दरवाजे में खड़ा था। संजीदगी से उसे सलाम करके वो फिर से फुप्पो की तरफ मतवज्जा हो गई थी। वो सर हिलाता हुआ अम्मी के पास आ गया। फुप्पो, वो उन्हें आवाज़ें दे रही थी। कौन? उन्होंने गालिबन आंखें खोलने की कोशिश की, मगर खोल ना पाई, गालिबन कमज़ोरी और बीपी नॉर्मल ना होने की वजह से। मैं फुप्पो, ये शैल उससे झुककर लेटी। फुप्पो का चेहरा हाथों में थामा, बहुत नरमी से। उनकी हालत जैसे दिल को चीरे डाल रही थी। ये शैल, उनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। उन्होंने फिर से आंखें खोलने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुई। हाँ, चेहरे के तासुरात ज़रूर तब्दील हुए थे। फुप्पो का बीपी चेक कर ले। सर उठाकर उसे देखा। वो पहले ही स्टेथोस्कोप पर बीपी चेक करने के लिए आला लिए खड़ा था। वो खामोशी से उनकी आस्तीन ऊपर करने लगी। वो गले में स्टेथोस्कोप डालता उनकी तरफ आ गया। यशल, तुम आ गई? जी फूफो, उसने बहुत मुलायमत से उनका हाथ थाम दिया। तुम कहाँ चली गई थी? ढेरों आंसू उनकी आंखों से बह निकले थे। अब तो आ गई हूँ ना फूफो, उसने अपनी आंखें नम होती महसूस की थी। अब तो नहीं जाओगी ना? कितना अजीब सा लहजा था उनका। बेबसी से भरपूर वो गुमसुम सी होकर उन्हें देखने लगी। बीबी चेक करते हुए उमर अहमद को यूं लगा गोया उसके दिल की माँ उसकी तफसीर बनी हुई हो। इस वक्त मैं नहीं जाऊंगी फूफो, आपके पास रहूंगी। उससे टिश्यू से उनकी आंखें साफ की थी, फिर अपनी भी रगड़ी थी। गहरा सुकून अपने अंदर उतरता महसूस किया था उमर ने। वो कहती है मैं बोझ हूँ, जैसे गनूदगी में बोली थी ये भाभी। वो हैरत अफसोस से सर उठाकर उमर को देखने लगी। ऐसा ही है, फूफो का ऑपरेशन इतना सीरियस तो नहीं था जितनी फूफो की हालत ख़राब है। वो बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। हाँ, वॉमिटिंग और बीपी नॉर्मल ना होने की वजह से तबीयत ठीक नहीं है। उसकी हालत देखते बड़ी नरमी से कहता कमरे से निकल गया था। उसने फूफो की तरफ देखा और फिर से गनूदगी में चली गई थी, मगर चेहरे के तासरात खासे हौसला अफजा थे। वो पलटकर उनकी दवाएं देखने लगी, फिर कुछ सोचकर कमरे से निकल आई। फूफा की तलाश में नजरें दौड़ाई। स्टडी में झांका, वो वहाँ नहीं थे। फिर किचन की तरफ आ गई, जहाँ वो थर्मस से चाय निकाल रहे थे मग में। सामने ही प्लेट में 2 स्लाइस टोस्ट और अजीब सी शक्ल का फ्राई अंडा, जो गालिबन काफ़ी देर पहले बनाया गया था, रखे थे। अस्सलाम वालेकुम फूफा। वो चुपके से उनके पीछे आ खड़ी हुई। वो बुरी तरह चौंक कर पलटे और फिर उसे देखकर गोया चेहरा खिल सा गया था। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो, कब आई बेटा? उन्होंने बड़ी नरमी और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा था। उसकी आंखें नम हो गई। फूफा बैठे, मैं दे देती हूँ आपको नाश्ता। उसने थर्मस उनके हाथ से ले लिया। तुम्हारे ख्याल में अब भी मैं खुद ही अपना नाश्ता बनाता? वो आराम से जाकर छोटी गोल टेबल के पास कुर्सी पर बैठ गए थे। वो हंसकर चाय निकालने लगी। मैं ये वाला अंडा नहीं खाऊंगा, बिल्कुल कच्चा है। मैंने उमर से कहा था बेटा ऐसा ही अंडा खिलाना था, तो फ्राई पैन की बजाय सीधा मेरे मुंह में तोड़ देते। वो मुंह बनाते हुए कह रहे थे। फुल फ्राई खाना भी नहीं है आपको? वो रेफ्रिजरेटर से अंडा निकालते हुए बोली। अच्छा, इसे पलट देना, बिल्कुल कच्चा ना हो ये अंडा, तो अब वही खाएगा। वो राज़ी हो गए थे। फूफा सो रही हैं तुम्हारी? जी, वो पूछने लगे। जी, कल कब की फ़्लाइट है भाभी की? वो बताकर पूछने लगी। सुबह की बेटा। वो कुछ चुप हो गए। अच्छा, आप नाश्ता करें, मैं फूफो को देखती हूँ। टेबल पर ढेरों बर्तन पड़े हुए थे, उसने समेट कर जगह पर रखे और फूफो का नाश्ता लगाया। उमर के लिए भी अंडा फ्राई कर दो, और ये अंडा अभी उसके सामने ही रहने देना, ताकि उसे पता चले ढंग का अंडा कैसे फ्राई किया जाता है। वो कह रहे थे। वो खामोशी से काम में मगन हो गई। स्लाइस टोस्टर में डालकर पलटी थी कि वो अंदर आता दिखाई दिया। आओ नाश्ता करो। फूफा ने उसे बैठने का इशारा किया। इतने दिन बाद बना बनाया नाश्ता मिला था। वो बिना किसी तकल्लुफ़ के बैठ गया। उसने मग और थर्मस टेबल पर रखा और किचन से निकल गई। फूफो के कमरे में आई तो वो हनूज आंखें बंद किए पड़ी थी। उसने अलमारी खोलकर धुली बेडशीट निकाली, साथ ही उनके कपड़े प्रेस करके उससे कमरे पर तायराना निगाह डाली। हर चीज़ पर गर्द जमी मालूम हो रही थी।
हर चीज़ पर गद जमी मालूम हो रही थी। उमर ही की कितनी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी। उसने एक एक करके तमाम चीज़ें समेटना शुरू कर दी। जिस वक्त फूफा और उमर कमरे में आए, वो कमरे का नक्शा अच्छा खासा बदल चुकी थी। फूफा को दवाएं कैसे देनी है, उसने करीब ही बैठकर दवाओं का टाइम टेबल बताना शुरू कर दिया और वो गौर से सुनती रही और ज़हनशीन करती रही। अरे तुम आज कुछ लेट नहीं हो गए उमर? शैला भाभी कमरे में उस वक्त दाखिल हुई थी जब वो उसे दवाओं के बारे में बता रहा था। लहजा उनका बड़ा सादा था, मगर वो महसूस कर गया था। लेट आज तो मेरा जाने ही को दिल नहीं चाह रहा था। बड़े मुलायम लहजे में उनसे कह रहा था। उधर वो बुरी तरह तपी थी। अच्छा तो मेरे ही कुछ काम कर दो। उन्होंने भी बड़े आराम से पैंतरा बदल लिया। मगर चूंकि अब मैं तैयार हो ही गया हूँ तो चला जाता हूँ, बड़े आराम से कहता हुआ खड़ा हुआ और फूफा को खुदाफिज करता कमरे से निकल गया। देख ले बड़े अब्बा, वो बड़ी खफगी से मुखातिब हुई थी। उन पर मजाक कर रहा था वो। बेटा, फूफा ने गोया बात टाली थी। और तुम कैसी हो यशल? बड़ी दिनों बाद आई। उसकी उनकी आंखें बहुत गहराई तक उसे खंगाल आई थीं। वैसे तो फूफो ही आ जाती थी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी आने की। अब इन्हें प्रॉब्लम है तो मैं आ गई। उससे बड़े नपे तुले अंदाज में बड़ी संजीदगी से कहा। हाँ, तुम्हें ही याद करती रहती थी। हम लोग तो यूं ही पट्टी से लगे बैठे रहे। हल्की सी नागवारी दर आई थी उनके लहजे में। छोड़े भाभी, आप सुनाए कैसी हैं? वहाँ वहाँ वक्त कैसे गुजरता है? उसे घबराकर बात पलट दी थी। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ी हुई थी इधर उधर की बातें करने के बाद। बड़े अब्बा, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, रात को ही आऊँगी। अब यशल भी है, मुझे इत्मीनान रहेगा। वैसे भी आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं है उनकी। वो कहती हुई कमरे से निकल गई। उसने सर उठाकर फूफा की तरफ देखा। वो सर झुकाए बैठे, न जाने क्या सोच रहे थे। उसको रहम सा आने लगा उन पर। फूफा, आप ये बताएं आज दोपहर को आप क्या खाएंगे? वो उनके हाथ थामकर पास ही कार्पेट पर बैठ गई। जो मिल जाएगा बेटा। वो कहीं खोए हुए थे। ले, ये क्या बात हुई जो मिल जाएगा? आप फरमाइश करें मुझसे। वो उनसे स्टार करने लगी थी कि उसी वक्त जरीना आ गई। सलाम बाजी, बड़े दिन बाद आए हो। उसे देखकर जरीना की बातचीत खिल गई। कैसी हो जरीना? जवाब देकर वो उसकी खैरियत पूछने लगी। ठीक हूँ बाजी, आप सुनाओ। वो फैल कर कार्पेट पर बैठने लगी। नहीं भाई जरीना बेगम, फ़ौरन उठो, काम बहुत है। उठो, काम बहुत है, आज बैठने की ज़रूरत नहीं। खुद भी वो खड़े होते हुए उसने उसे भी खड़ा कर दिया। अच्छा जी। वो फ़ौरन खड़ी हो गई थी। पूरा घर ही गर्द आलूद हो रहा है जरीना तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सफाई करके चली जाती थी। कोई सर पे खड़ा होकर काम करने वाला जो ना था। भाभी कोई इतनी तफरीक ही नहीं थी कि वो चीज़ें समेटती या झड़ाई वगैरह करती। फूफो की तो हालत ही ऐसी नहीं थी कि वो ये काम कर सके। गंदगी और इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें उससे बर्दाश्त भी ना होती थी। सो वो जरीना के साथ लग गई थी और उसमें उसे काफ़ी देर भी हो गई थी। इसमें कई दफ़ा पप्पो के कमरे में भी झांक आई थी। फूफा ने उन्हें नाश्ता कराने के बाद दवाएं भी दे दी थी और अब वो वहीं इजी चेयर पर बैठे हुए किताब पढ़ने लगे थे। जरीना, फूफा ऑफिस नहीं जाते? नहीं बाजी, फिर आपा जी के पास कौन होगा? छुट्टियां ली हुई हैं जी, कोई होता ही नहीं उनके नहीं है ना दिन में उनके पास। जरीना ने तफसील फ्राहम की। और भाभी, वो तो जी सुबह ही निकल जाती हैं अपनी अम्मी के पास। जरीना तेज़ी से बर्तन धो रही थी। वह सोचों में डूबी भाभी के पाकिस्तान आने का मकसद तलाश करती रही। अच्छा बाजी, दोपहर के खाने में क्या मंगाना है? बता दे। खाना मंगाना है? वो हैरानी से उसे देखने लगी। हाँ जी, भाई साहब ने मुझे पैसे दिए हुए हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ले आती हूँ। आज आप हो तो बता दो क्या लाऊं? रहने दो, बस तुम मुझे ये चीज़ें ला कर दे दो। उसने एक लिस्ट बनाकर उसे तुम्हारी फूफा के कमरे की तरफ चल दी। फूफो उठ चुकी थी और फूफा अभी तक किताब ही में मगन थे। वो अंदर आ गई। उठ गई फूफो? अब वो खुशदिली से उनके पास कुर्सी पर बैठ गई। कुछ खाएंगी? नहीं, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। वो उठने की कोशिश करने लगी। लेटी रहे फूफो? उसने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें उठने से रोका। किसके साथ आई हो? उसके हाथ होंठों से लगाती वो पूछ रही थी। हमार भाई ड्रॉप करते हुए गए थे। घर में सब ठीक हैं? भाभी, भैया और शिजा वगैरह? उसकी तबीयत कैसी है? सब ठीक है, शिजा भी ठीक है। बस किसी भी दिन हम लोगों की दौड़ लग सकती है। हाँ, खुदा वो मुबारक घड़ी लाए। वो पुरसुकून सी नजर आने लगी। और फूफा, आपकी छुट्टियां कब ख़त्म हो रही हैं? वो पलटकर उनसे पूछने लगी। मेरी बेटी आ गई है तो आज ही से ख़त्म। वो हंस पड़े और किताब बंद कर दी। नसर कब तक आएगा? अब तो उसके इम्तिहान शुरू हो गए हैं। वो जाना तो नहीं चाह रहा था मगर उमर ने ज़बरदस्ती उसे भेज दिया था। यहाँ परेशानी भी तो इतनी थी, वो भी हर वक्त लगा ही रहता था। अच्छा ही हुआ हॉस्टल चला गया। अब फूफा उसे बुला ले, मैं हूँ तो यहाँ संभाल लूँगी, कोई परेशानी नहीं होगी। उसका लहजा पुरखुलूस था। खुश रहो बेटा। उसके सर पर हाथ फेर कर वो उठ खड़े हुए। मैं चलूँ अपनी स्टडी में? बड़े दिन हो गए किताबों से मिले हुए, कहते हुए वो कमरे से निकल गई। कैसे डिस्टर्ब करके रख दिया है मैंने सबको। कोई आप जान के बीमार हुई हैं फूफो? अब जिंदा रहने को दिल नहीं चाहता बेटी। तुम घर के हालात देख रही हो। उनकी आंखें नम सी हो गई थी। जी फूफो, महज इतना ही कह पाई। दुल्हन का रवैया देखा तुमने? वो चुप रही। मैं तुम्हारी फूफा से कुछ नहीं कहती, वो पहले ही शर्मिंदा है। मैं तो रौनक के लिए बहू लेकर आई थी मगर मेरा घर तो और वीरान हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फूफो, सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों परेशान होती हैं? उसने झुककर उनके आंसू पूछ दिए। अच्छा फूफो, अब आप थोड़े आराम करें, मैं किचन में जाती हूँ। सुनो जी। वो खड़े होते हुए बैठ गई। तुम नहा लेना। उसके बालों में अटका तिनका निकालते हुए वो कह रही थी। आज ज़रा झड़ाई और धुलाई की थी घर की। वो हंस पड़ी। अपनी भी कर लेना। वो हल्के से मुस्कुराई। ज़्यादा गंदी लग रही हूँ?
ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा गंदी लग रही हो। वो मुस्कुराई थी फिर से। अच्छा। वो हंसती हुई पलट गई और पुप्पो आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। आज जब घर में दाखिल हुआ तो यूं लगा जैसे हर चीज़ नई हो। लॉन के पौधों से लेकर टीवी लाउंज तक हर चीज़ गोया जगमगा रही थी। सुकून का गहरा सांस लिए वो अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गया। अम्मी के कमरे में दाखिल होते ही वो रुक सा गया। सामने ही डबल बेड पे वो पुप्पो के पास ही महव ख्वाब थी। अम्मी भी शायद सो रही थी। स्याह चमकीले बाल बेड पर बिखरे हुए थे। गालिबन नहाई थी। स्याह और सफ़ेद ब्लॉक प्रिंट के सूट में निखरी निखरी रंगत, घनेरी स्याह पलकें रुखसारों पर साया फगन थीं। ज़रा देर के लिए वो ना तो उसके चमकते बालों पर से और ना ही घनेरी पलकों पर अब पड़ती अपनी बेसाख्ता सी नज़र को अटकने से बचा सका था, और ना ही उसके मलीज चेहरे को देखते रहने की ख्वाहिश पर काबू पा सका था। अम्मी ने करवट ली थी। वो संभल कर उनकी तरफ बढ़ गया। हल्के बादामी कपड़ों में साफ सुथरी सी वो बड़ी पुरसकून नींद सो रही थी। बेख्तियार ही उसने अम्मी का दायां हाथ पकड़कर अपने रुखसार से लगाया। पुप्पो की आंख खुल गई थी। उन्होंने बायां हाथ उठाकर उसके बालों में फेरना शुरू कर दिया। बहुत शफकत से लम्हा भर को तो वो गुमसुम सा होकर रह गया था। यकीनन अम्मी की नाराज़गी ख़त्म हो रही थी। उसकी आंखें नम होने लगी। जब से उसने अपने और यशल के वाक़ये के मुतालिक उन्हें बताया था, वो उससे बेहद खफा रहने लगी थी। ज़्यादा बात ही ना करती थी। वो उन्हें मना मना कर थक चुका था। अब वो खुद ही ज़्यादातर चुप रहा करता था। अम्मी, उसने आहिस्ता से आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर गोया वह चौंकी। फिर उसके बालों से उन्होंने अपना हाथ उठाकर आंखों पर रख लिया। उसने कई दफ़ा उन्हें आवाज़ दी मगर वो कुछ ना बोली थी। गहरा सांस लेकर उसने अपने हाथ में थमे माँ के हाथ को चूमकर आहिस्ता से छोड़ दिया और उठ खड़ा हुआ। उसके कमरे से निकलते ही वो उठ बैठी थी। उसके कमरे के अंदर दाखिल होते ही यशल की आंख खुल गई थी। वो मगर वो यूं ही सोती सी पड़ी रही थी। फिर इसने जब कई दफ़ा पुप्पो को आवाज़ दी और वो कुछ ना बोली तो तब उसने अपनी आंखें खोली थी। वो गालिबन जाग रही थी मगर कुछ बोल नहीं रही थी। उनका ये रवैया उसे चौंका गया था। गालिबन पुप्पो से खफा थी मगर क्यों, वो सोचते हुए कमरे से निकल आई। शाम हो गई थी। थोड़ी देर उसने फूफा के साथ बैठकर टीवी देखा। फिर शिजा का फ़ोन आ गया पुप्पो की खैरियत पूछने के लिए और बताने के लिए कि रात को वो चक्कर लगाएंगे। 8 बजे ये लोग आए थे। उस वक्त जब वो बिरयानी दम पर लगा रही थी, घर में एक रौनक सी उतर आई थी। उसे इस तरह से मसरूफ़ देखकर अम्मी बहुत मुतमईन हो गई थी। तुम कहाँ से आ गई, अब कहाँ गई सारी तकलीफ़ें? वो बीपी वो ज़रा से कड़े लहजे में पूछ रही थी। तुम्हारी कारकर्दगी देखने आई थी। रहा तकलीफ़ों का सवाल तो वो तो तुम्हें यहाँ आते देख कर ही अड़ंचू हो गई। वो हंसी। हाँ हाँ, सब बहाने थे, अब तो यही लग रहा है। उसने चढ़ाया। यही समझ लो कि अब क्या 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 पका लिया तुमने हमारे लिए? वह संभल कर खड़ी होती हुई पूछ रही थी। क्या क्या? उसने आंखें फाड़ी। पूरा दिन काम किया, थक गई थी। अब सिर्फ पैकेट के मसाले से बिरयानी बनाई है, उसने बताया। दोपहर को क्या पकाया था? शिजा ने रैक पर रखी पतीली का ढक्कन उठाया। दाल चावल और आलू कीमा। मैं अब थक गई हूँ, तुम रायता और सलाद बनाओगी? वो हाथ धोकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। ना भाई, डॉक्टर ने हमें काम करने से मना किया है। शिजा ने साफ इनकार किया। बस काम से ही मना किया है, खाने से नहीं किया? उसने उसे खीरा खाते देखकर चोट की। नहीं जी, उनका कहना है जितना खा सकती हो खाओ और खा खा के फट जाओ। नहीं भाई, मेरे मियाँ जी मुझे फटने नहीं देंगे। वो बुरा मानी। यानी अब रायता और सलाद भी मुझे ही बनाना पड़ेगा? उसने सामने पड़ी सब्जियों की टोकरी अपनी तरफ खींच ली। नहीं नहीं, मैं हेल्प करा देती हूँ थोड़ी सी, रहने दो भाई, डॉक्टर ने तुम्हें मैके में काम करने से मना किया है। वो हंस पड़ी। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। उसने हंसकर दही फेंटना शुरू कर दिया। ये सलाद बनाने लगी। शिजा ने उसे पहले जैसी अपनायत के साथ काम करते हुए देखा और गहरी तमानियत से उसके अंदर उतर आई। ऐ अल्लाह, जल्दी से भाई की मुश्किल ख़त्म कर दे। उसने दिल की गहराइयों से दुआ मांगी थी। भाभी थी जब तुम आई? थोड़ी देर बाद शिजा ने पूछा। हाँ, फिर चली गई थी, कह रही थी रात को आएंगी। उससे बताया। हाँ भाई, सिर्फ सोना ही तो है, आ जाएंगी किसी भी वक्त रात को। अच्छा है, कल जा रही हैं? शिजा की आवाज़ में एक उकताहट थी। शज्जत की तनबीह पर उसके चेहरे का जावे दुरुस्त ना हुआ। देख लो, मिलने आए हैं और वो मैके में बैठी हुई हैं। कम अज़ कम आज तो होना चाहिए था ना उन्हें इधर? वो शिकायती लहजे में कह रही थी। और फिर उनका होना ना होना बराबर ही तो है, बल्कि ना होना ज़्यादा बेहतर है। भाभी का जो रवैया उसने सुबह फूफो के साथ देखा था, उस लिहाज से तो शिजा से बिल्कुल मुतफिक थी। चलो खाना लगाते हैं। शिजा ने रायता बना लिया था। ब्लेंडर का जग धोते हुए कह रही थी। रहने दो, मैं खुद लगा लूँगी, अब तुम कहाँ लुढ़कती फिरोगी? उसने मुस्कुराते हुए शेल्फ में से बर्तन निकाले और साफ़ करने लगी। बदतमीज़, गेंद कह रही हो मुझे? शिजा ने घूरा। गेंद तो नहीं, फुटबॉल। वो हंसती हुई बर्तन लेकर किचन से निकलने लगी। बदतमीज़, खुद बर्तन भी साफ़ कर लेना। उसने कपड़ा हाथ से रख दिया। ये लोग खाना खा के उठे ही थे कि भाभी वापस आ गई। साथ में सुंबल और छोटा भाई भी था। सुंबल को देखकर उसका हलक तक कड़वा सा हो गया। उसे यहाँ देखकर इस कदर घुला मिला देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के साथ नागवारी भी थी। तुम किसके साथ आई? उसके लहजे में तजस्सुस था। उमर भाई के साथ। इससे पहले कि वो जवाब देती, यशल के साथ बर्तन समेटता नजर बोला। वो चुप की चुप रह गई मगर इस जवाब पर सुंबल का हैरान होता चेहरा लुत्फ दे गया। उमर भाई के साथ? वो हैरान हुई। किस वक्त आई? टाइम तो नहीं देखा।
वैसे सुबह का वक्त था अब कि उसने खुद मज़े से बताया, यानी सुबह आई हो। उसकी आवाज़ में अब मायूसी आ चली थी। और जाने का इरादा कब है? जब दिल चाहेगा चली जाऊंगी, नहीं तो कभी नहीं जाऊंगी। शीज़ा ने बात काट कर हंसते हुए जुमला मुकम्मल कर दिया। ओ, अब भी यही इरादे हैं? एक तलख मुस्कुराहट आई थी सुंबल के चेहरे पे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था मारे गुस्से के। इरादा बनते बिगड़ते कब देर लगती है डियर सुंबल, शीज़ा ने दूबदू जवाब दिया था। तुम रह रही हो तो मैं भी रह चाहती हूँ। एकदम ही सुंबल ने पलचा खाया था। और मैं चली जाऊंगी, मेरे लिए गाड़ी में जगह रखना। यशल शीज़ा के कान में कहती हुई कमरे से निकल गई। पहले तो कभी नहीं रही तुम, नसर सुंबल से कह रहा था। किस कदर मुंह फट है ये, आप ही बिल्कुल सही कहती हैं। इसके बारे में सुंबल ने जलकर सोचा था। बड़ी अम्मा के अलावा कोई औरत ही नहीं थी इस घर में। अब इंसान उनसे इनसे कितनी बातें करे। अच्छा, मैं तो भाभी को आज तक औरत ही वो जानबूझकर अटक गया। तुमने तो बात ही पकड़ ली नसर। यशल भी मुंह बनाकर चली गई। कोई मैं सचमुच थोड़ी रह रही थी। हस्बे तवक्को वो चिढ़ गई। नसर मुस्कुराया, सुकून का सांस लेकर बाहर की तरफ चल दिया। शुक्र रह नहीं रही। तुम्हारी वजह से यशल थोड़ी गई है। किचन भी तो समेटना था। निकलते निकलते उसने सुना शीज़ा उससे कह रही थी। सबके जाने के बाद वो सारा काम समेट कर कमरे में आई तो फूफा सो चुकी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, सो बिला वजह ही कमरे में टहलने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या नींद नहीं आ रही? नसर ने झांका था। हाँ, उसे खुश हो गई थी। यानी मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे भी नींद नहीं आ रही। हाँ ज़रूर। वो बेड पर बैठ गई थी। नसर ने कुर्सी खींच ली। बस ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मत बोलना, फूफो उठ जाएंगी। तुम्हारी तरह गले में माइक थोड़ी फिट है। वो इत्मीनान से बैठ गया। तुम्हारे ख्याल में मैं इतनी ज़ोर से बोलती हूँ? पहले बोलती थी, अब तो बोलती ही नहीं हो। वैसे यार यशल, मुझे तुम्हारे आने का पता नहीं था। सरप्राइज़ मिला भाई, वो कह रहा था। किसी ने ज़रूरत ही नहीं समझी होगी। उसे खामखा तैश आ गया। पता नहीं किसी का फ़ोन आज दोपहर को आया था कि वापस आ जाओ, मैं आ गया। उसने किसी पर ख़ास जोर दिया था। समझकर वो आगे कुछ नहीं बोली। तुम्हारे पेपर्स कैसे हो रहे हैं? थोड़ी देर बाद पूछा। अच्छे। फरीना कैसी है? बिल्कुल ठीक। जब तक भाई का जहाज साहिल पर नहीं आ जाता मैं अपनी बात कह ही नहीं सकता। तुम ऐलान कर दो। वो ज़रा सा चिड़ा था। वो चुप हो गई। यशल, क्या है ये बताओ, भाई की सज़ा कब ख़त्म होगी? उनकी बात मत करो मुझसे। गो आवाज़ में अब वो तंतना नहीं था, मगर दामन बचाने की फिर भी कोशिश की थी। इस दफ़ा तो तुम्हें सुननी पड़ेगी असल बात। पहले तो मैं डर गया था तुमसे। वो कह रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज़ यशल, तुम्हें कुछ नहीं पता। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सुंबल ने जानबूझकर किया था। फिर जो कुछ भाई ने तुम्हें कहा वो भी उसने सुना। वो उसे बताने लगा सब कुछ। क्या? उसका मारे खफत के रंग ही उड़ गया। वो गुमसुम सी उसे देखे गई। लेकिन लेकिन इसने ऐसा क्यों किया था? सारी बात जब वो बता चुका तो उसने पूछा। इसलिए कि भाई ने उसके लिए इनकार कर दिया था। ओ, वो गहरी सांस लेकर रह गई। मैं मानता हूँ यशल भाई का कसूर था, बल्कि उनका ही था, लेकिन वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे कि तुम इस तरह की बात कर सकती हो, वो भी सुंबल से। लाहौल वाला। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। फिर यशल, तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उनसे शादी से इनकार, हमारे यहाँ आना ही छोड़ दिया। तब अम्मी को असल बात पता चली और वो भाई से खफा हो गई। ओ, शाम का वाक़या निगाहों में आ गया तो फूफा खफा थी उनसे। ज़ाहिर है तीनों कसूर उनके ही थे। सब कुछ उन्हीं की वजह से तो हुआ था। वो कह रहा था। तुमने देखा यशल, जब से तुम आई हो कैसी रौनक सी आ गई है घर में। अम्मी भी पहले से बेहतर हैं और सबसे बढ़कर सब लोग कितने खुश हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यशल, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नसर की आंखें नम सी हो रही थी। बेसाख्ता उसे उस पर प्यार आया। अब उठ जाओ, बहुत तारीफ होगी। अब सोने सोने की करते हैं। सुबह ही सुबह उठना है, भाभी की रवानगी है। उसने प्यार से उसके बाल सहलाए थे। मुझे ना उठाना, मैंने उनके ऊपर जाने से पहले ही उन्हें खुदाफिज कर लिया था। मुझे तो उठना है ना। हाँ भाई तुम सो। वो उठ खड़ा हुआ। अपना ख्याल रखिएगा बड़ी अम्मा। जाते समय भाभी कह रही थी। हाँ बेटा, अमर से कहना आप जल्दी से चक्कर लगाई। मेरी तो आंखें तरस गई हैं उसे देखने को। पुप्पो ने उनके सर पर हाथ फेरकर गोद में सोई हीरा को चूमा था। आपको तो पता है ना बड़ी माँ, वहाँ कितनी मेहनत करते हैं। बार बार आना इतना आसान थोड़ी है। कितना पैसा खर्च होता है। फिर खबारी अलग। यहाँ तो हर वक्त कोई ना कोई मसला खड़ा ही रहता है। उनकी तीवरियां चढ़ी हुई थीं। अच्छा बड़े अब्बा, वो बोलते बोलते फूफा की तरफ मुड़ गई। उन्हें खुदाफिज करने लगी। उमर गाड़ी में बैठा था। वो भाभी के साथ कमरे से बाहर निकल आई। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई यशल, बड़ी अम्मा की वजह से मैं तो बहुत परेशान थी कि अब मैं भी नहीं होंगी तो उनकी केयर कौन करेगा। अब तुम आ गई हो तो मैं सुकून से जा रही हूँ। तुम ख्याल रखना उनका, मुझे फिक्र रहेगी। वैसे मैंने सुंबल से भी कह दिया है, रोज़ चक्कर लगाएगी। बड़ी केयरिंग है। गाड़ी की तरफ जाते हुए बड़ी लगावट से कह रही थी। आप बेफिक्र हो जाइए भाभी, बहुत जब्त के। वो हल्के से मुस्कुराई। वैसे यशल, अच्छा ही हुआ मैं यहाँ थी, वरना बड़ी अम्मा की देखभाल एक मसला बन जाती। अब मैं भी सुकून से जाऊँगी वहाँ। अहमर भी बड़े परेशान थे। वो कह रही थी अगर वो उन्हें फूफो की देखभाल करते हुए ना देखती तो उस वक्त मुतासर हो जाती। अब आप भी जाइए, देर हो रही है। उमर ने तेज़ लहजे में बोलते हुए ज़ोर से हॉर्न बजाया था। भाभी के साथ साथ यशल ने भी एकदम पलट कर देखा था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, गालबन भाभी की दरोग गोई पर।
बस भाई आ गई। वैसे तुमने इनकार क्यों कर दिया था? अच्छा खासा तो था हमारा। उमर बज़ाहिर हंसते हुए उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और साथ ही गोया बदला लिया था उससे। भाभी वो सुन सी खड़ी रह गई थी। उनकी बेतुकी और बिला वजह की बात पर वो 1.5 फुट के फासले पर ही तो था। क्या उसने नहीं सुना होगा? उसे बेहद कोफ सी हुई। हाँ भाई, ऐसी बातें छुपती थोड़ी हैं। अच्छा अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो उसे डिस्टर्ब करके मसरूर और शादमान सी पिछली सीट पर जा बैठी। आगे हीरा बैठी ऊँग रही थी। छुप जाती हैं अगर छुपाई जाएं, उसने गुमसुम सी होकर सोचा। सुनो यशल, एकदम ही वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरा और दम्बा खुद सी खड़ी यशल के सामने जा खड़ा हुआ। उसने चौंक कर सर उठाया। जब से सुर्ख चेहरा, सुर्ख आंखों और भींचे हुए लब। तुम साथ चलो, वो उससे मुखातिब था। उसका लहजा इल्तिजाया भी नहीं था, ना ही उसमें तहकुम था, लेकिन कोई बात उस लहजे में ज़रूर थी कि उसके कदम बेख्तियार ही गाड़ी की तरफ बढ़े थे। ना जाने क्यों उस वक्त जहन में यही सोच आई थी कि वो उस वक्त उनकी बात मान ले। शायद भाभी की बात उसे भी तपा गई थी। भाभी ने यह मंजर इंतहाई हैरानी से देखा। उमर ने गहरा सांस लेकर एकदम आसमान की तरफ निगाह की। स्याह आसमान में नीलाहटें घुली हुई थी। सुबह हो रही थी, इक्का दुक्का सितारे भी जगमगा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही अपनी तरफ का दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने फ्रंट डोर का लॉक खोला था। आगे तो हीरा सो रही है। भाभी का लहजा गर्म था। मैं उसे गोद में ले लूँगी भाभी, आप फिक्र ना करें। भाभी के साथ बैठने को ज़रा सा भी दिल नहीं चाह रहा था। नहीं भाई, पीछे दे दो इसे, तुम आराम से बैठो, वो तल्ख लहजे में कह रही थी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत नरमी से कहते हुए उसने अपने बाजों में हीरा को समेट लिया था। उमर ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। उसके हाथ कपकपा रहे थे और आंखें भी डबडबाई हुई थी। थैंक यू यशल, उसकी बहुत धीमी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी, जिसे वो बमुश्किल सुन पाई थी। एयरपोर्ट पर वो उतरी नहीं थी गाड़ी से। उमर ने हीरा को उसकी गोद से लिया और भाभी के साथ एयरपोर्ट की इमारत में चला गया। वो दरवाजे में लॉक लगाए, शीशे चढ़ाए और बाहर देखने लगी। सुबह की सफ़ेदी फूल रही थी। नर्म और नाजुक फूल सरसब्ज पौधों के साथ झूम झूम कर गोया खुदा की हम्दो सना कर रहे थे। परिंदे अपने अपने आशियानों से रिज़्क़ की तलाश में निकल रहे थे। सुबह कितनी खूबसूरत होती है, या सिर्फ आज? उसने ज़रा सा शीशा खोलकर हवा की नमाहट को महसूस किया, फिर गहरा सांस ले लिया। ठक ठक की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी थी। वो शीशा बजा रहा था। सामने डैशबोर्ड पर चाबी रखी थी। उसने हाथ बढ़ाकर लॉक खोल दिया। थैंक यू यशल, सामने देखते हुए उसने चाबी उठा ली। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। उसका लहजा बेहद मध्यम था। उमर ने चौंक कर उसे देखा। नमाज़ पढ़कर निकली थी। नाजुक सी चिकन की बेल वाला सफ़ेद दुपट्टा नमाज के स्टाइल में अभी तक बंधा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और झुकी हुई नज़रें गोया गोद में धरे अपने हाथों पे थी। वो इम्तिहान में पड़ गया। यशल, क्या हुआ? कितना बेसाख्ता सा अंदाज था उसका। वही लहजा जिसे महसूस करके उसके आंसुओं में रवानी आ गई थी। उसने तो जैसे लम्हा भर में सारे फासले ख़त्म कर दिए थे। क्या भाभी ने तुमसे कुछ और भी कहा था? उसके आंसू से तकलीफ दे रहे थे। नहीं, फिर ये रोना? उमर भाई आप, वो कुछ कहते कहते रुकी। उसकी तरफ देखा, वो उसी को देख रहा था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि ये सब कुछ? सुंबल ने बड़ा मध्यम शर्मिंदा सा लहजा था। गहरा सांस लेकर दोबारा उसे देखा था। तुमने सुना ही नहीं? मैंने तो बताना चाहा था। उसकी निगाहों में शिकायत थी। आप मुझे ज़बरदस्ती बता देते। कोई बनावट नहीं थी, बड़ा मासूम लहजा था। ज़बरदस्ती? लहजे की मासूमियत पर वो हल्के से मुस्कुराया था। ज़बरदस्ती कैसे करता? तुम भी कुछ सुनने पे आमादा नहीं थी। सोचने समझने की सलाहियतें मेरी तरह तुम्हारी भी ख़त्म हो गई थी, वो बड़े अफसरदा लहजे में कह रहा था। यशल, तुम बिल्कुल हक पर थी, लेकिन ये तो बताओ, कसूर तो मेरा था। सज़ा तुमने सबको क्यों दी, खुसूसन अम्मी ने? तुम्हें बहुत मिस किया। मुझसे तो अब वो खफा ही रहती हैं। जी, कल दोपहर में उनकी खफगी का मुजाहरा देख चुकी हूँ। वो ज़रा सी शरारती हुई थी। तुम? उसने एक नज़र उसे देखा। जाग रही थी तुम? वो पूछ रहा था। जी, पक्की पक्की। पक्की तो तुम हो। वो ज़रा सा हंस दिया। वैसे यशल, तुम्हारी पढ़ाई छूटने का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। उसके जुमले से ही नहीं, उसके लहजे से भी अफसोस झलक रहा था। वो एक लम्हे को रुकी। मैं आपके बगैर पढ़ ही नहीं सकती थी। उसने बड़ी सादगी से एतराफ़ किया था। उससे गर्दन घुमाकर उसे देखा, फिर थोड़ी देर तक देखता रह गया। वाकई सच्चाई उसके चेहरे पर रकम थी। मैं तो तैयार था तुम्हारी हेल्प को, मगर आप तो मुझे इतने बुरे लगने लगे थे, मैं आपसे पढ़ ही नहीं सकती थी। आपकी शक्ल से तो। अच्छा बस, ज़रा सा झुंझलाकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अच्छी अच्छी बातें करोगी तो बोलने दूंगा, वरना नहीं। अंदाज फैसला कुन था। अपने मुंह पर से उसका हाथ हटाकर वो हल्के से हंस दी। आप किस लिए हैं? अगर मैंने बहुत ही अच्छी बातें शुरू कर दी ना, तो मुझे खतरा है तुम चलती गाड़ी से छलांग लगा दोगी। इसलिए ये बातें किसी बहुत अच्छे मौके के लिए रख छोड़ी हैं। मुस्कुराहट दबाए वो मुकम्मल तौर पर अब उसकी तरफ मतवज्जा हो गया था। शरारत उसकी आंखों से मुतरशा थी। एकदम ही उसके खुशनुमा चेहरे पर कई दिलकश रंग छा गए थे। वो भरपूर दिलचस्पी से देखने लगा उसके गुलरंग चेहरे को। अब चलें वापस? उसकी आवाज़ में बेबसी थी। ज़्यादा देर तक वो सामना नहीं कर पाई थी उसकी बोलती नज़रों का। हाँ, वापस तो जाना है, मगर ज़रा कुछ ठहर कर चलें। उसने मुस्कुराहट दबाई थी, फिर पूछा था। नहीं, अब चलें? वो घबरा गई थी। ये रंग तो कभी नहीं देखे थे। उसका दिल धक सा रह गया था।
चलते हैं, आइंदा नहीं आऊँगी आपके साथ। फ़ौरन ही उसने धमकी दी थी। अब तो मेरे साथ ही आना जाना होगा। जुमला फिर पकड़ लिया गया था। वो सर पीट कर रह गई। पूछोगी नहीं क्यों? नहीं पूछना मुझे अब कि वो सचमुच चिढ़ गई थी। ज़ाहिर है तुम्हें पता जो है आप बाज नहीं आएंगे ना। वो पलट कर लॉक खोलने लगी थी। अरे अरे ये क्या कर रही हो? वो ज़रा सा बौखलाया था। बस उतार दे मुझे यहीं। अच्छा सुनो चल रहा हूँ। उसने सचमुच गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और उससे सुकून का सांस लिया था। पहले सफ़र की निस्बत वापसी का सफ़र बहुत खुशगवार और दिलकश था। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको ये फैमिली साजिशों से मुज़य्यन स्टोरी? तकरीबन हर एक फैमिली में ना इस तरह की कोई बीज मालो वाले करैक्टर ज़रूर होते हैं। हमारी अपनी फैमिली में बहुत सी ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां हैं जो कि ये काम बड़ी दिलचस्पी से करती हैं। खैर छोड़ें, ये तो ये स्टोरी है, लेकिन स्टोरीज़ भी जो हैं वो हकीकत पर मबनी ही होती हैं। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये नावल कैसा लगा। चलिए कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।